बरसात उस रात जयपुर की दीवारों पर ऐसे गिर रही थी जैसे पुराना शहर अपने पाप धोना चाहता हो, पर गलियों में जमा काला पानी हर धुलाई को झूठा कर देता था। हवा में गीली मिट्टी, नालों, सस्ती दवाइयों और डर की मिली जुली गंध तैर रही थी। केंद्रीय कारागार के अधीक्षक अरविंद राठौड़ ने अपने चेहरे पर नकली सफेद दाढ़ी चिपकाई, सिर पर मैली पगड़ी बांधी और फटे कुर्ते के ऊपर पुरानी शाल डाल ली। आईने में वह स्वयं को पहचान नहीं सके, पर भीतर बैठा अपराध बोध अब भी उन्हीं की आंखों से झांक रहा था। जीप अस्पताल से आधा किलोमीटर पहले रोक दी गई, क्योंकि योजना में कोई सरकारी चमक नहीं चाहिए थी। उनके साथ केवल 2 सादे कपड़ों में अधिकारी थे। बाकी दल पीछे की सड़क पर प्रतीक्षा कर रहा था। इंस्पेक्टर कविता सिंह ने धीमी आवाज में कहा कि अंदर तीसरी मंजिल पर एक बंद वार्ड है, जहां कुछ कैदी मरीज बनकर रखे गए हैं। अरविंद ने सिर हिलाया, पर उनका ध्यान उस भवन पर था जिसके ऊपर टेढ़े अक्षरों में लिखा था, शांति सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल। नाम में शांति थी, खिड़कियों में पीली उदासी और दरवाजे पर भीख मांगती जिंदगी। मुख्य बरामदे में कदम रखते ही अरविंद के पांव कीचड़ और खून के बीच उलझ गए। फर्श पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए डॉक्टर मांग रही थी, पर वार्ड बॉय उसे धक्का देकर कह रहा था कि पहले पर्ची बनवाओ। रजिस्ट्रेशन खिड़की के भीतर बैठा लड़का चाय पीते हुए गरीबों की आंखों में ऐसे देखता था जैसे उनकी बीमारी भीख से बड़ी न हो। दीवार पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर के नीचे दानदाताओं की सूची चमक रही थी और उसके ठीक नीचे एक बच्चा बिना कंबल कांप रहा था। अरविंद ने अपनी भूमिका निभाते हुए कराहती आवाज में कहा कि उनके छोटे भाई को बुखार है और जेब में केवल 200 रुपये हैं। क्लर्क ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा, फिर पर्ची को किनारे सरका दिया। उसने कहा कि मुफ्त इलाज की पंक्ति सुबह खुलेगी, अभी आपातकाल में जमा राशि चाहिए। अरविंद ने हाथ जोड़ दिए, जैसे किसी किसान ने सूखे आकाश से मेघ मांगे हों। भीतर उनका जबड़ा कस गया, क्योंकि जेल की कोठरियों में उन्होंने अपराध देखे थे, पर बीमारी के दरवाजे पर यह व्यापार अधिक निर्दयी लग रहा था। कविता सिंह पहले से भीतर पहुंच चुकी थीं और सफाईकर्मी बनकर दवा भंडार की ओर बढ़ गई थीं। अरविंद धीरे धीरे गलियारे में चले, जहां दीवारों की पपड़ी ऐसे उतर रही थी जैसे किसी गरीब की त्वचा से आखिरी सम्मान छिल रहा हो। एक कमरे में अमीर मरीज के लिए एसी चल रहा था। बाहर उसके रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे। पास ही एक जवान मजदूर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना हांफ रहा था। नर्स ने कहा कि सिलेंडर खत्म है, पर अरविंद ने देखा कि 2 सिलेंडर पीछे के दरवाजे से किसी निजी एम्बुलेंस में चढ़ाए जा रहे थे। उनके कान में छिपे छोटे यंत्र से आवाज आई कि संदिग्ध कैदी का नाम फर्जी कागजों में महेंद्र सेठी लिखा गया है। वास्तव में वह जेल का धनवान बंदी राघव मल्होत्रा था, जिसे अदालत ने कठोर सजा दी थी। महीनों से रिपोर्ट आ रही थी कि वह बीमारी का बहाना बनाकर इस अस्पताल में शराब, फोन और सौदेबाजी की सुविधा पा रहा है। अरविंद ने जीवन भर जेल की दीवारों को न्याय का आखिरी पहरा माना था। आज उन्हें लगा कि दीवारों से बाहर आया भ्रष्टाचार अधिक चालाक, अधिक सुगंधित और अधिक सम्मानित कपड़े पहनता है। दूसरे गलियारे के अंत में लोहे का एक दरवाजा था, जिस पर सामान्य वार्ड लिखा था। दरवाजे के पास दवाइयों की खाली शीशियां, टूटे स्ट्रेचर और गीले जूतों के निशान पड़े थे। भीतर से खांसी, सिसकी, मंत्र, गाली और प्रार्थना की मिली हुई ध्वनि आ रही थी। अरविंद ने पहरेदार वार्ड बॉय से कहा कि उनका भाई शायद इसी वार्ड में लाया गया है। वार्ड बॉय ने ऊबकर दरवाजा खोला और बोला कि देख लो, यहां सब एक जैसे मरते हैं। उसके शब्दों में ऐसी सहज क्रूरता थी कि अरविंद की उंगलियां मुट्ठी बन गईं। कमरे में 30 से अधिक मरीज थे, जबकि बिस्तर मुश्किल से 12। कुछ लोग फर्श पर बिछे अखबारों पर पड़े थे, कुछ के परिजन हाथ से पंखा झल रहे थे। बरसाती नमी और पसीने से हवा भारी थी। छत का पंखा कराहते हुए घूम रहा था, जैसे उसकी भी सांस टूट रही हो। एक कोने में कोई आदमी राम नाम जप रहा था। दूसरे कोने में एक मुस्लिम बूढ़ा
अपनी बेटी के माथे पर दुआ फूंक रहा था। गरीबी ने यह धर्मों के बीच कोई दीवार नहीं छोड़ी थी, केवल दर्द की समान चादर फैला दी थी। अरविंद ने अपनी आंखें हर बिस्तर पर दौड़ाईं, पर उनका लक्ष्य अभी अस्पताल की व्यवस्था थी, कोई निजी स्मृति नहीं। फिर भी तीसरे खाट पर पड़ी एक आकृति पर नजर पड़ते ही समय अचानक रुक गया। वह स्त्री बहुत दुबली थी, चेहरा पीला, बाल सफेद लटों में गाल से चिपके हुए, हाथ की नसों में सुई लगी थी। उसके ऊपर अस्पताल का पतला कंबल था, जिसके किनारे से पुरानी सूती साड़ी झलक रही थी। अरविंद ने पहले उसे दया से देखा, फिर एक अज्ञात भय से, फिर उस भय ने नाम ले लिया, मीरा। यह नाम उनके भीतर किसी बंद मंदिर की घंटी की तरह बजा, जिसे वर्षों से किसी ने छुआ न था। उनके होंठ सूख गए। सामने पड़ी स्त्री वही थी जिसे उन्होंने कभी अपनी पत्नी कहा था, फिर अदालत के कागज पर केवल हस्ताक्षर करके अजनबी बना दिया था। उसकी आंखें बंद थीं, पर माथे की वह हल्की रेखा वही थी जो चिंता में उभरती थी। वह दाहिने हाथ की उंगली अब भी थोड़ा मुड़ी हुई थी, क्योंकि विवाह के पहले दिन दीपक उठाते हुए जल गई थी। अरविंद को सब याद आ गया। उन्होंने अपने पांव पीछे खींचने चाहे, पर शरीर मानो उसी जगह जड़ हो गया। इतने वर्षों तक उन्होंने स्वयं से कहा था कि मीरा अपने रास्ते चली गई। वह दोषी थी, कमजोर थी, परिवार की मर्यादा नहीं समझ सकी। आज वह मर्यादा एक गंदे वार्ड की लोहे की खाट पर सांस ले रही थी, और उनकी सारी कठोरता भीगते कागज की तरह गलने लगी। उन्होंने पास जाकर उसकी पर्ची पढ़ी। नाम लिखा था, मीरा व्यास, आयु 55, भुगतान लंबित, निगरानी सामान्य। बीमारी के सामने भी समाज ने उसे एक अधूरी रकम बना दिया था। किसी ने पीछे से पूछा कि बूढ़े काका, किसे ढूंढ रहे हो? अरविंद चौंक गए। एक युवती नर्स की वर्दी में खड़ी थी, आंखों के नीचे थकान, माथे पर पसीना, पर आवाज में अजीब दृढ़ता। उसने मीरा की ड्रिप ठीक की और चादर सीधी की। अरविंद ने बहुत धीमे कहा कि यह मरीज कब से यहां है? युवती ने संदेह से देखा, फिर बोली कि 3 दिन से। पहले भी कई बार आई थी, पर पैसों के बिना ठीक इलाज कहाँ मिलता है? उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, जैसे शिकायत भी अब खर्चीली चीज हो गई हो। अरविंद ने युवती का चेहरा देखा। उसकी भौहों का आकार, आंखों की गहराई, थोड़ी की हल्की जिद, कुछ ऐसा था जिसने उनके भीतर दूसरा झटका पैदा किया। वह मीरा से भी मिलती थी, और किसी अनकहे ढंग से उनसे भी। उन्होंने तुरंत निगाह झुका ली, क्योंकि मन ने जिस संभावना को छुआ वह बिजली से अधिक भयानक थी। उनके कान में यंत्र से फिर आवाज आई कि तीसरी मंजिल का बंद वार्ड सक्रिय है। डॉ भंडारी 10 मिनट में पहुंचने वाला है। पर अरविंद की दुनिया अब उसी खाट के इर्द गिर्द सिकुड़ गई थी। मीरा ने हल्की करवट ली और उसके होंठों से सूखी आह निकली। नर्स ने झुककर कहा, मां, पानी चाहिए क्या? मां, यह शब्द अरविंद के सीने में किसी अदृश्य हथौड़े की तरह लगा। क्या यह युवती उसकी बेटी थी? क्या मीरा ने सचमुच वह जीवन अकेले जिया जिसकी संभावना को उन्होंने कभी अदालत में झुठला दिया था? बरसों पहले मां सावित्री देवी ने कहा था कि उस बच्चे का कोई प्रमाण नहीं, और अरविंद ने चुप्पी को सत्य मान लिया था। आज वही चुप्पी उनके सामने नर्स बनकर खड़ी थी, मां को पानी पिला रही थी। मिशन की गंभीरता उन्हें पुकार रही थी, पर निजी पतन की खाई ने उनके कदम रोक रखे थे। उन्होंने अपने आप को झिड़का, एक अधीक्षक जो अपराधियों से पूछताछ में कभी कांपा नहीं, अपनी बीती हुई पत्नी की कमजोर सांसों से टूट रहा था। तभी कमरे के बाहर हलचल हुई। 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर तेजी से अंदर लाए, जिस पर एक अचेत गरीब आदमी था। नर्स ने पूछा कि उसे यहां क्यों लाए हो? आपात कक्ष में ले जाओ, उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा कि ऊपर जगह खाली करनी है, बड़ा मरीज आया है। गरीब देह नीचे धकेल दी गई। अरविंद ने उस फुसफुसाहट को पकड़ लिया। बड़ा मरीज वही राघव मल्होत्रा हो सकता था। उन्होंने धीरे से अपने कुर्ते की जेब में
छिपा संकेत बटन दबाया। बाहर प्रतीक्षा कर रही टीम सतर्क हो गई। कविता की आवाज कान में आई कि दवा भंडार में नकली इंजेक्शनों के डिब्बे मिले हैं। बैच नंबर सरकारी आपूर्ति से मिलते हैं, पर सामग्री अलग है। अरविंद ने मीरा की ओर आखिरी बार देखा, जैसे खुद से वादा कर रहे हों कि इस बार वह मुड़कर बिना सुने नहीं जाएगा। फिर वह सामान्य वार्ड से बाहर निकल आए। सीढ़ियों की ओर जाने वाले रास्ते पर अंधेरा अधिक था। बिजली के तार लटक रहे थे और बीच बीच में जनरेटर की आवाज कांपती थी। एक पोस्टर पर लिखा था कि सेवा ही धर्म है, पर उसी पोस्टर के नीचे एक आदमी रिश्वत के पैसे गिन रहा था। अरविंद ने खांसने का अभिनय किया और ऊपर चढ़ने लगे। दूसरे माले पर एक दरवाजा बंद था। भीतर से हंसी और ग्लासों की टकराहट सुनाई दी। अस्पताल में रात के इस पहर ऐसी आवाजें केवल दो जगह होती हैं, अमीरों के कमरे में या पाप के अड्डे में। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो निजी सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। उनकी वर्दी अस्पताल की थी, पर चाल जेल के पुराने अपराधियों जैसी। अरविंद ने झुककर कहा कि साहब, नीचे डॉक्टर ने भेजा है, सफाई करनी है। गार्ड ने उन्हें धक्का दिया और कहा कि यहां कोई बूढ़ा नहीं आएगा। उसी क्षण भीतर से किसी ने दरवाजा खोला और शराब की तीखी गंध बाहर आई। अरविंद ने आधी खुली झिरी से महंगा बिस्तर, मोबाइल फोन, फल की टोकरी और एक मोटे आदमी की हंसी देखी। न्याय की सजा वहां बीमारी की छुट्टी बन चुकी थी। उन्होंने दूसरा संकेत भेजा। नीचे मुख्य द्वार पर बिजली अचानक बंद हुई, फिर आपात लाल रोशनी जल उठी। यह तय संकेत था। कुछ ही पल में अस्पताल के बाहर पुलिस वाहनों की आवाज गूंजी, पर भीतर भगदड़ उससे पहले शुरू हो गई। गार्ड ने वायरलेस पर चीखकर कहा कि छापा पड़ गया है। अरविंद ने अपनी नकली दाढ़ी खींचकर उतार दी और जेब से पहचान पत्र निकाला। उनकी आवाज अब बूढ़े मजदूर की नहीं, जेल अधीक्षक की थी। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलो, वरना कानून उसे तोड़ेगा, और आज कानून किसी का रिश्तेदार नहीं है। दरवाजा तोड़ा गया। भीतर राघव मल्होत्रा रेशमी चादर पर बैठा था, हाथ में फोन, मेज पर विदेशी शराब और पास में जेल से बाहर के दस्तावेज। उसने अरविंद को देखकर चेहरा फक कर लिया। डॉ महेश भंडारी भी वहीं था। सफेद कोट के नीचे सोने की चेन चमक रही थी। उसने तुरंत कहा कि यह मरीज गंभीर हृदय रोगी है, आप उसे परेशान नहीं कर सकते। अरविंद ने शांत स्वर में पूछा कि हृदय रोगी को शराब, 2 मोबाइल और नकली नाम की फाइल किस चिकित्सा पद्धति में दी जाती है? कमरे में मौन चाकू की धार जैसा फैल गया। कविता सिंह अपनी टीम के साथ दवा भंडार से लौटकर आईं। उनके हाथ में सीलबंद पैकेट, रजिस्टर और कुछ हस्ताक्षरित सहमति पत्र थे। उन्होंने बताया कि कई गरीब मरीजों से अंगदान की अनुमति अंगूठा लगवाकर ली गई है, जबकि भाषा उन्हें समझाई नहीं गई। कुछ नाम उन मरीजों के थे जो अब अस्पताल के रिकॉर्ड में मृत नहीं, बल्कि स्थानांतरित दिखाए गए थे। भंडारी ने पसीना पोंछते हुए कहा कि यह सब प्रशासनिक गलती है। अरविंद ने उसकी ओर देखा और पहली बार उन्हें लगा कि कुछ अपराध चिल्लाते नहीं, फाइलों में मुस्कुराते हैं। नीचे से अचानक एक नर्स की घबराई हुई आवाज आई कि सामान्य वार्ड में एक मरीज की हालत बिगड़ रही है। अरविंद का हृदय धड़कना भूल गया। वह सीढ़ियां उतरते हुए अधिकारी नहीं रहे, एक ऐसा आदमी बन गए जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को लोहे की खाट पर छोड़ दिया था। बरसात की आवाज, पुलिस की चीखें, कैमरों की चमक, सब धुंधले हो गए। उन्हें केवल मीरा का पीला चेहरा दिख रहा था। हर सीढ़ी पर एक स्मृति खड़ी थी। पहली मुलाकात, विवाह की अग्नि, उसका मौन, उनका क्रोध, अदालत का ठंडा कमरा। सामान्य वार्ड में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वही युवती मीरा के पास झुकी हुई है। मीरा की सांस तेज थी, सीने से खड़खड़ाहट उठ रही थी। नर्स ने डॉक्टर को पुकारा, पर कोई डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि ऊपर छापे में सब पकड़े जा रहे थे। अरविंद ने आगे बढ़कर कहा कि मैं मदद कर सकता हूं। युवती ने क्रोध से मुड़कर देखा, फिर अचानक उसकी नजर उनके चेहरे पर अटक गई।
नकली दाढ़ी उतर चुकी थी। उसने शायद तस्वीरों में उन्हें देखा होगा, या मां की आंखों में उनका आकार पढ़ा होगा। उसकी आंखों में पहचान नहीं, आग थी। मीरा ने पलकों को मुश्किल से खोला। उनकी धुंधली आंखें पहले छत पर भटकी, फिर अरविंद पर आकर ठहर गईं। क्षण भर के लिए समय ने अपनी सारी क्रूरता रोक ली। अरविंद ने सोचा कि वह रोएगी, मुंह फेर लेगी, शाप देगी, या पूछेगी कि इतने वर्षों बाद क्यों आए हो। पर मीरा के सूखे होंठों पर क्षीण मुस्कान आई। उसने टूटी आवाज में कहा, अरविंद, तुम ठीक हो ना? यह प्रश्न इतना साधारण था कि उसने अरविंद की आत्मा को असाधारण पीड़ा से भर दिया। वह खाट के पास घुटनों के बल बैठ गए। इतने वर्षों से जिन हाथों ने जेल के ताले बंद किए थे, वे आज कांपते हुए मीरा की उंगलियों को छूना चाहते थे, पर अधिकार की कमी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि मीरा, मुझे पता नहीं था। यह वाक्य निकलते ही उन्हें अपने ही शब्द झूठे लगे। बहुत कुछ न जानना भी एक चुनाव होता है। मीरा ने आंखें बंद कीं, जैसे कह रही हो कि अब आरोपों के लिए समय नहीं। युवती ने कठोर स्वर में कहा कि मां को आराम चाहिए और कुछ लोगों को देर से जागी हुई दया से दूर रहना चाहिए। कविता सिंह दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने आदेश दिया कि मीरा को तुरंत बेहतर वार्ड में ले जाया जाए, पर अरविंद ने हाथ उठाकर रोका। उन्हें लगा कि उसे ऊपर अमीरों वाले कमरे में ले जाना न्याय नहीं होगा, जब तक यहां पड़े बाकी लोग उसी सड़न में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले डॉक्टर हर मरीज की जांच करेगा और किसी गरीब को अब फर्श पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह आदेश एक अधिकारी ने दिया, पर उसके भीतर पश्चाताप बोल रहा था। वार्ड के लोग उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे पहली बार किसी ने उनकी गिनती मनुष्यों में की हो। बाहर पुलिस सील लगा रही थी, कैमरे चमक रहे थे, भंडारी का चेहरा उतर रहा था, पर अरविंद की विजय कहीं नहीं थी। उनके सामने मीरा थी, जिसके जीवन में न्याय बहुत देर से पहुंचा था। युवती ने मां की नाड़ी पकड़े हुए धीमे से कहा कि मैं अनाया हूं और आप मेरे लिए केवल वही आदमी है जिसने मेरी मां को अकेला छोड़ा। अरविंद ने सिर झुका लिया। वह चाहता तो कानून, उम्र या अज्ञानता की ढाल उठा सकता था, पर उस क्षण हर बचाव उसे कायरता लगा। उसने केवल इतना कहा कि आज रात जो भी टूटेगा उसका हिसाब मैं दूंगा। बरसात अब भी चल रही थी। अस्पताल के बरामदे में गरीब मरीजों के परिजन पुलिस से डरे खड़े थे, मानो न्याय भी उन्हें पकड़ने आया हो। अरविंद बाहर निकले और ऊंची आवाज में घोषणा की कि किसी मरीज को यहां से निकाला नहीं जाएगा, किसी से पैसा नहीं मांगा जाएगा और हर फाइल की जांच होगी। फिर उनकी आवाज धीमी हो गई, क्योंकि भीतर से मीरा की खांसी फिर उठी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा। जयपुर की रात काली थी, पर दूर कहीं किसी मंदिर की आरती की धुन बारिश में भीगती हुई आ रही थी, जैसे कर्म का पहिया चल पड़ा हो। 20 बरस पहले जयपुर इतना बड़ा नहीं लगता था जितना अरविंद को आज रात लगा था। उस समय गुलाबी शहर की हवाओं में बाजरे की रोटी, चंदन, मेहंदी और ऊंटों की धीमी चाल की खुशबू मिलती थी। सावन का महीना था और तीज का मेला पुराने चौक में सजा था। रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानों के बीच मीरा व्यास अपनी मां के लिए हरी चूड़ियां चुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई बनावटी चमक नहीं थी, केवल वैसी शांति थी जो गरीब घरों की लड़कियां आंसुओं को भीतर पीकर सीखती हैं। अरविंद तब युवा उपाधीक्षक था, नए नए पद पर लगा। कंधों पर खाकी वर्दी की अकड़ और वंश की पुरानी शान दोनों साथ लिए हुए। राठौड़ हवेली में उसे राजपूत मर्यादा का उत्तराधिकारी कहा जाता था, पर मेले की भीड़ में वह पहली बार अकेला आदमी था। एक बच्चा पतंग के पीछे भागते हुए गिरा, उसके घुटने से खून निकला और लोग तमाशा देखकर आगे बढ़ गए। मीरा ने अपनी ओढ़नी का किनारा फाड़कर बच्चे का घाव बांधा। अरविंद ने वही देखा और उसके भीतर की कठोर दुनिया में पहली दरार पड़ी। मीरा ने जब ऊपर देखा तो सामने खड़े युवक की आंखों में आदर था, दया नहीं। उसने संकोच से कहा कि बच्चा डर गया है, उसे घर तक छोड़ देना चाहिए। अरविंद ने बिना सोचे हामी भर दी।
रास्ते में बच्चे की मां ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जैसे अनजाने में भविष्य के किसी बंधन पर मुहर लगा रही हो। अरविंद ने पूछा कि तुम डॉक्टर हो क्या? मीरा मुस्कुराई और बोली कि नहीं, पिताजी स्कूल में शिक्षक है। घर में दवा से अधिक धैर्य सिखाया जाता है। उस उत्तर ने अरविंद को देर तक मौन रखा। इसके बाद उनकी मुलाकातें संयोग की तरह हुईं। फिर संयोग धीरे धीरे इच्छा में बदल गया। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी पुस्तकालय के बाहर, कभी किसी सामाजिक शिविर में जहां मीरा गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। अरविंद को आश्चर्य होता कि इतने कम साधनों में कोई लड़की इतनी निश्चिंत कैसे रह सकती है। मीरा को आश्चर्य होता कि जेल की कठोर सेवा में लगे इस युवक के भीतर एक घायल बच्चा कैसे छिपा है। वे प्रेम शब्द नहीं बोलते थे, पर उनके बीच चुप्पियां लंबी होकर भी बोझ नहीं बनती थीं। जब अरविंद ने घर में विवाह की बात रखी, हवेली की दीवारें जैसे सुनकर ठंडी हो गईं। सावित्री देवी ने पहले हंसकर पूछा कि व्यास कौन से ठाकुर हैं? अरविंद ने शांत स्वर में कहा कि वे शिक्षक हैं, सम्मानित लोग हैं। मां की आंखें तुरंत कठोर हो गईं। उनके लिए सम्मान वंश, जमीन और दहेज से नापा जाता था, न कि विद्या या करुणा से। उन्होंने कहा कि गरीब घर की लड़की प्रेम में मीठी लगती है, पर बहू बनकर कुल का बोझ नहीं उठा सकेगी। अरविंद ने पहली बार मां के विरुद्ध आवाज उठाई। विवाह अंततः हुआ, पर आशीर्वाद की जगह शर्तों ने उसका स्वागत किया। हवेली में मीरा ने लाल साड़ी पहनकर दहलीज पार की तो स्त्रियों ने आरती तो उतारी, पर आंखों में स्वीकार नहीं था। किसी ने उसके गहनों का वजन देखा, किसी ने उसके पिता की हैसियत पर फुसफुसाया। मीरा ने सब सुना, फिर भी उसने चावल से भरे कलश को इतने धीरे से छुआ कि एक दाना भी व्यर्थ न गिरा। वह मानती थी कि नए घर में प्रवेश युद्ध से नहीं, धैर्य से करना चाहिए। यही उसका पहला भ्रम था। शुरुआती दिनों में अरविंद मीरा के लिए ढाल बनना चाहता था। वह मां के तानों को हंसी में टालता, मीरा के हाथ की बनी खिचड़ी की प्रशंसा करता, रात में उसे शहर की पुरानी कहानियां सुनाता। मीरा भी उसे थके लौटने पर चुपचाप पानी देती, उसके जूतों की धूल साफ करती और कहती कि कैदियों से लड़ते लड़ते अपने मन को कैद मत करना। अरविंद उसे सुनता, पर पूरी तरह नहीं समझता। नौकरी की दुनिया में नियम स्पष्ट थे, घर की दुनिया में अन्याय रिश्तों के नाम से बोलता था। समय बीतने पर हवेली का व्यवहार बदलने के बजाय अधिक महीन हो गया। मीरा को पूजा में पीछे बैठाया जाता, मेहमानों के सामने कम बोलने की सलाह दी जाती और रसोई में गलती न हो इसलिए हर काम दोबारा जांचा जाता। सावित्री देवी कहती कि बहू को अपने घर का संस्कार छोड़कर पति के कुल में घुलना चाहिए। मीरा ने घुलने की कोशिश की, पर जो घुलता है उसका रंग भी दिखना चाहिए। यहां उससे रंग मिटाने को कहा जा रहा था। फिर भी उसने पिता को पत्रों में लिखा कि वह बहुत सुखी है। अरविंद का पद बढ़ता गया। वह जेल सुधार, अनुशासन और अपराधियों की निगरानी में इतना व्यस्त हो गया कि घर की धीमी हिंसा उसे सुनाई नहीं दी। मीरा कभी शिकायत करती भी तो वह थके स्वर में कहता कि मां बूढ़ी हैं, उनके शब्दों को मन पर मत लो। यह वाक्य उसके लिए सांत्वना नहीं, अकेलेपन की मुहर था। एक रात उसने पूछा कि क्या पत्नी का दुख हमेशा मां की उम्र के आगे छोटा हो जाता है? अरविंद ने उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वह तड़के निरीक्षण पर चला गया। हवेली में एक चचेरा भाई था, विक्रम सिंह, जो अरविंद की सफलता से भीतर ही भीतर जलता था। वह व्यापार में घाटे में था, पर कुलीनता की भाषा में अपनी लालच छिपाता था। उसे पता था कि सावित्री देवी मीरा पर भरोसा नहीं करती। उसने धीरे धीरे घर के खातों में गड़बड़ी की, कुछ रकम गरीबों की सहायता के नाम पर गायब दिखाई और संकेत छोड़े कि मीरा अपने मायके तथा बाहर वालों पर पैसा खर्च कर रही है। मीरा सचमुच गरीबों की मदद करती थी, पर अपने गहने बेचकर, न कि घर की तिजोरी छूकर। एक दिन हवेली में हंगामा उठा। सावित्री देवी ने सबके सामने मीरा से पूछा कि उसने कुल की रकम कहां छिपाई। मीरा स्तब्ध रह गई। उसने कहा कि उसे तिजोरी की चाबी कभी मिली ही नहीं।
विक्रम ने झूठी नम्रता से कुछ रसीदें रखीं, जिन पर मीरा के नाम जैसे हस्ताक्षर बनाए गए थे। रिश्तेदारों की आंखें तुरंत न्यायाधीश बन गईं। गरीब घर से आई बहू पर आरोप विश्वास से अधिक आसान था। मीरा ने अरविंद की ओर देखा, क्योंकि वही उसका संसार था। अरविंद ने कागज उठाए और चुप हो गया। उस चुप्पी ने मीरा का पहला मृत्यु संस्कार कर दिया। उसने सोचा था कि पति कम से कम पूछेगा, तुम्हारा सच क्या है? पर अरविंद की आंखों में उलझन, क्रोध और परिवार की शर्म का डर था। उसने कहा कि अभी बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, पर मीरा को लगा कि बात पहले ही इतनी बढ़ चुकी है कि उसके सम्मान की देह चीर दी गई है। रात में उसने अरविंद से विनती की कि वह खातों की जांच करवाए। अरविंद ने थके हुए स्वर में कहा कि बाहर बात गई तो मेरी सेवा पर दाग लगेगा। कुछ ही दिनों बाद दूसरा वार हुआ। मीरा एक बीमार विधवा और उसकी बच्ची को चुपचाप पैसे देने मंदिर गई थी। विक्रम ने वहां उसे एक अनजान आदमी से बात करते देख लिया और घर में कहानी बना दी कि मीरा किसी पुराने परिचित से मिलती है। सावित्री देवी ने इस झूठ को तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि उनके मन में पहले से संदेह का बीज बोया जा चुका था। अरविंद उस दिन जेल में एक हिंसक झड़प से लौटे थे। उन्हें घर में रोती मां, बिखरे कागज और अपमान से कांपता अपना नाम मिला। मीरा ने कहा कि वह विधवा को सहायता देने गई थी। उस आदमी ने केवल दवा की पर्ची दी थी। पर सावित्री देवी चिल्लाएं कि कुल की स्त्रियां परायों के आगे हाथ नहीं फैलाती, न परायों से फुसफुसाती हैं। अरविंद ने पूछा कि तुमने मुझसे छिपाया क्यों? मीरा ने धीरे से उत्तर दिया कि हर दया की अनुमति मांगनी पड़े तो दया भी व्यापार हो जाती है। यह वाक्य सत्य था, पर घायल अहंकार के लिए सत्य अक्सर अपमान जैसा सुनाई देता है। अरविंद ने क्रोध में कहा कि तुम्हारे उत्तरों ने मुझे अजनबी बना दिया है। उस रात मीरा बरामदे में बैठी रही। चांदनी हवेली के आंगन में फैली थी, पर उसके भीतर अंधेरा जमा था। उसने अपने गर्भ में उठती हल्की थकान को बीमारी समझा, क्योंकि उसे अभी पता नहीं था कि जीवन उसके भीतर नया दीप जला चुका है। वह चाहती थी कि सुबह अरविंद शांत होकर उसकी बात सुने। उसने मन में निश्चय किया कि सब बताएगी, गहने बेचने की बात भी, विधवा की बच्ची को बचाने की बात भी, और यह भी कि वह शायद मां बनने वाली है। पर सुबह उससे पहले निर्णय झाग गया। सावित्री देवी ने अरविंद को समझाया कि कुछ संबंध समय रहते काट दिए जाएं तो कुल बच जाता है। उन्होंने आंसू बहाए, अपने दिवंगत पति की शपथ दिलाई और कहा कि अधिकारी की प्रतिष्ठा स्त्री के चरित्र से भी नष्ट हो सकती है। अरविंद का मन डगमगाया। उसने मीरा से सीधा प्रश्न करना चाहा, पर भीतर का भय उसे रोकता रहा। उसे लगा कि यदि मीरा दोषी निकली तो उसका प्रेम मूर्खता सिद्ध होगा, और यदि निर्दोष निकली तो उसका परिवार अपराधी निकलेगा। उसने आसान रास्ता चुना, जो सबसे क्रूर था। मीरा को मायके भेजने का निर्णय अस्थायी बताया गया। कहा गया कि वातावरण शांत होने तक वह पिता के घर रहे। उसने अरविंद से पूछा कि क्या यह तुम्हारा निर्णय है? वह आंखें नहीं मिला सका। उसने केवल कहा कि अभी यही ठीक है। ठीक। यह शब्द मीरा के कान में बहुत देर तक जलता रहा। विदा के समय उसने विवाह के समय पहनी पायल उतारकर नहीं दी, क्योंकि वह अब भी पत्नी थी। पर हवेली की दहलीज पार करते हुए उसे समझ आ गया कि कभी कभी घर से निकाला जाना दरवाजे से नहीं, विश्वास से शुरू होता है। मायके पहुंचकर पिता रामस्वरूप व्यास ने उसकी आंखें देखीं और सब समझ गए। उन्होंने बेटी से कोई प्रश्न नहीं किया, केवल उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि सच को जल्दबाजी में सफाई नहीं देनी चाहिए। वह समय की नदी में पत्थर की तरह टिकता है, पर समाज नदी नहीं, भीड़ था। मोहल्ले में कानाफूसी हुई कि राजपूत घर की बहू लौट आई है। मीरा की मां पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए घर में स्त्री की गोद नहीं, पिता का मौन सहारा था। उसी मौन में मीरा ने जाना कि वह गर्भवती है। उसने कांपते हाथों से अरविंद को पत्र लिखा। उसमें आरोप नहीं था, केवल सूचना और प्रार्थना थी। उसने लिखा कि हमारे बीच चाहे जितनी धूल हो,
इस बच्चे को अपने पिता की पहचान से वंचित मत करना। पत्र हवेली पहुंचा, पर अरविंद तक नहीं पहुंचा। सावित्री देवी ने उसे पढ़ा, फिर विक्रम की बातों से डरकर जला दिया। उन्होंने मन में कहा कि यह भी कोई चाल होगी। कर्म ने उस क्षण उनकी उंगलियों पर अदृश्य कालिख लगा दी। पर सत्ता में बैठा मन अपनी कालिख देर से देखता है। कई सप्ताह बाद अरविंद को केवल इतना बताया गया कि मीरा ने घर लौटने से इनकार कर दिया है और अब वह बच्चे की बात कहकर दबाव बनाना चाहती है। अरविंद के भीतर अपमान, प्रेम और अविश्वास का विष मिल गया। उसने एक बार खुद जाने का सोचा, पर जेल में दंगे की स्थिति थी और घर में मां बीमार पड़ने का अभिनय कर रही थी। अंततः वकीलों ने कागज तैयार किए। तलाक की प्रक्रिया को मर्यादा का नाम दिया गया। मीरा को नोटिस मिला तो उसने उसे देर तक देखा, जैसे कागज नहीं, किसी जीवित शरीर का कटा हुआ अंग हो। अदालत के कमरे में वे आमने सामने बैठे। अरविंद सफेद कुर्ते और कठोर चेहरे में था, मीरा हल्की पीली साड़ी में। पेट अभी दिखाई नहीं देता था, पर आंखों में अज्ञात मातृत्व की थकान थी। न्यायाधीश ने औपचारिक प्रश्न पूछे। मीरा ने एक बार कहा कि मुझे अपनी बात कहनी है। अरविंद के वकील ने संकेत किया कि आपसी सहमति में विवाद न बढ़ाया जाए। अरविंद ने भी कुछ नहीं कहा, वह चुप रहा और उस चुप्पी ने मीरा की आवाज अदालत की दीवारों में कैद कर दी। हस्ताक्षर करते समय मीरा की उंगलियां नहीं कांपीं। अरविंद को लगा कि शायद यह उसकी निष्ठुरता है। वह नहीं समझ पाया कि कुछ स्त्रियां टूटते समय भी अपने आंसू इस डर से रोकती हैं कि दोषी उन्हें नाटक कहेंगे। कागज पर नाम लिखते हुए मीरा ने भीतर से विवाह की अग्नि को प्रणाम किया और कहा कि यदि मेरा प्रेम सत्य था तो वह किसी दिन उसे सत्य की तरह ही लौटाएगा, भले मेरे पास लौटे या मेरे बच्चे के पास। अदालत से बाहर निकलते हुए उसने एक बार पीछे देखा। अरविंद सामने नहीं देख रहा था। मीरा ने पिता के घर से भी जाना चुना, क्योंकि समाज की निगाहें बूढ़े पिता को रोज घायल कर रही थीं। उसने कहा कि वह अजमेर जाएगी, जहां एक मंदिर के अन्न क्षेत्र में काम मिल सकता है। रामस्वरूप ने रोते हुए पूछा कि अकेली कैसे रहेगी। उसने उनके पैर छूकर कहा कि अकेली नहीं हूं, मेरे भीतर आपका संस्कार और ईश्वर का दिया जीवन है। उस दिन पिता ने उसे पुराना पीतल का डिब्बा दिया, जिसमें मां की टूटी चूड़ियां, कुछ पत्र और थोड़े रुपये थे। वही डिब्बा बाद में उसकी स्मृतियों का अंतिम घर बना। अरविंद हवेली लौटकर अधिक कठोर हो गया। उसने अपने कमरे से मीरा की वस्तुएं हटाने का आदेश दिया, पर एक छोटी किताब अलमारी के पीछे गिरकर बच गई। वह किताब गरीब बच्चों की कहानियों की थी, जिस पर मीरा ने उसका नाम लिखा था। कई रातों में अरविंद उस किताब को देखता, फिर स्वयं को डांटता कि दया कमजोरों का जाल है। वह जेल में अनुशासन और कठोरता का प्रतीक बनने लगा। लोग कहते कि राठौड़ साहब पत्थर हैं। किसी ने नहीं देखा कि पत्थर भीतर से धीरे धीरे खोखला हो रहा था। सावित्री देवी ने अपने निर्णय को धर्म कहा, पर रातों में कभी कभी उन्हें मीरा का चेहरा दिखता। वे आरती करती, दान देती, ब्राह्मणों को भोजन कराती, पर मन का भय शांत नहीं होता। विक्रम ने घर के धन से और धोखे किए, फिर भी मां ने उसे कुल का लड़का समझकर बचाया। यही कर्म की पहली सीढ़ी थी, जिसने बहू पर झूठा आरोप लगाया, वही अपने खून के छल को आशीर्वाद देता रहा। अरविंद को कुछ संदेह हुए, पर वह अतीत की जांच से डरता था। सत्य अब केवल मीरा को नहीं, उसे भी कटघरे में खड़ा कर सकता था। समय ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया। मीरा अजमेर की गलियों में बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती रही और अरविंद जयपुर की जेलों में अपराधियों की फाइलें पढ़ता रहा। उनके बीच कोई पत्र नहीं पहुंचा, कोई संदेश नहीं बचा, केवल गलतफहमियों का रेगिस्तान फैलता गया। पर मीरा ने हर रात अपने अजन्मे शिशु से कहा कि तेरे पिता बुरे नहीं हैं, बस उनके चारों ओर दीवारें बहुत ऊंची हैं। वह नहीं जानती थी कि एक दिन वही बच्ची उन दीवारों के सामने खड़ी होकर पूछेगी कि न्याय घर से क्यों शुरू नहीं हुआ।
अजमेर पहुंचते समय मीरा के पास एक छोटा पीतल का डिब्बा, 2 सूती साड़ियां और भीतर पल रहे बच्चे की धीमी धड़कन थी। स्टेशन पर उतरते ही उसे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसका नाम बहुत छोटा। दरगाह की ओर जाती गलियों में अजान, घंटियों और ठेलों की पुकारें एक साथ उठ रही थीं। उसने भीड़ में अपना आंचल कसकर पकड़ा, जैसे पेट पर रखा हाथ संसार से एक गुप्त वचन मांग रहा हो। कोई उसे पहचानता नहीं था, और उसी अजनबीपन में उसे पहली रात की थोड़ी सुरक्षा मिली। अन्न क्षेत्र के प्रबंधक ने पहले उसे संदेह से देखा। अकेली स्त्री, गर्भवती, बिना पति, बिना सिफारिश, इन शब्दों ने समाज की आंखों में हमेशा से दोष का चेहरा बनाया था। मीरा ने झुककर कहा कि वह खाना बना सकती है, बर्तन मान सकती है, बीमारों की सेवा कर सकती है। बूढ़ी रसोइया कमला काकी ने उसके चेहरे की थकान पढ़ ली और भीतर ले गई। वहां बड़े भगोनों में खिचड़ी पकती थी और गरीब यात्री पत्तल लेकर पंक्ति में बैठते थे। मीरा को लगा कि अपमान से बड़ी भूख होती है, और भूख के सामने सेवा ही धर्म है। गर्भ के महीने कठिन थे। सुबह वह चूल्हे की आंच में आंखें लाल करती, दोपहर को मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाती, शाम को बची रोटियां बांटती। कभी कभी चक्कर आ जाता तो कमला काकी उसे दीवार से टिकाकर गुड़ का टुकड़ा दे देती। मीरा अपने बच्चे से धीरे धीरे बात करती, मानो संसार की कठोरता से पहले उसे शब्दों की गर्मी देना चाहती हो। वह कहती कि बेटा हो या बेटी, तू किसी का बदला लेने नहीं आएगा। तू मेरे भीतर इसलिए है कि मैं टूटकर भी जीवन पर विश्वास रख सकूं। बरसात खत्म हुई और सर्दी की पहली रातों में बच्ची ने जन्म लिया। कोई महंगा अस्पताल नहीं था, कोई रिश्तेदारों की भीड़ नहीं, केवल कमला काकी, एक दाई और मिट्टी के तेल का छोटा दिया। दर्द के बीच मीरा ने कई बार अरविंद का नाम भीतर ही भीतर लिया, पर होंठों पर नहीं आने दिया। बच्ची रोई तो जैसे छोटे कमरे की दीवारों में वर्षों बाद कोई उजाला भरा। दाई ने कहा कि लड़की है। मीरा ने उसे सीने से लगाकर उत्तर दिया कि लक्ष्मी आई है, पर उसके लिए दान का कटोरा नहीं, सम्मान का आकाश चाहिए। उसने बच्ची का नाम अनाया रखा, जिसका अर्थ उसने अपने मन में बनाया, जिसे किसी की कृपा से नहीं, ईश्वर की अनदेखी रक्षा से जीवन मिला हो। जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम लिखते समय कर्मचारी ने तिरछी नजर से पूछा कि क्या लिखना है। मीरा ने लंबी सांस ली और अरविंद राठौड़ लिखवाया। आदमी हंस पड़ा, जैसे किसी गरीब स्त्री का सत्य भी कल्पना हो, पर मीरा ने कागज मोड़कर पीतल के डिब्बे में रखा। वह जानती थी कि दुनिया इनकार कर सकती है, पर मां अपनी संतान की जड़ों को झूठ से नहीं काटती। अनाया बड़ी हुई तो उसकी पहली पाठशाला अन्न क्षेत्र की रसोई थी। उसने सीखा कि रोटी गोल न भी बने तो भूखे के हाथ में पहुंचकर प्रसाद बन जाती है। उसने देखा कि मां अपने हिस्से की दाल किसी अनजान बूढ़े को दे देती और फिर पानी पीकर सो जाती। वह पूछती कि मां, आप क्यों नहीं खाती? मीरा मुस्कुराकर कहती कि मां का पेट बच्चों की तृप्ति से भी भरता है। यह पूरा सत्य नहीं था, पर गरीबी में कुछ झूठ बच्चों की नींद बचाने के लिए बोले जाते हैं। समाज ने अनाया को जल्दी ही प्रश्नों की भाषा सिखा दी। मोहल्ले के बच्चे पूछते कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कोई कहता कि वह सैनिक होगा, कोई कहता कि भाग गया होगा। अनाया लड़ने दौड़ती, पर मीरा उसे रोक लेती। वह कहती कि जिस नाम पर तुम्हारा अधिकार है, उसे गाली बनाकर मत जीना। पिता से शिकायत हो सकती है, पर जन्म को अपमान मत समझना। अनाया समझती नहीं थी, फिर भी मां की आंखों में ऐसी नमी देखती कि क्रोध उसके छोटे हाथों में ही पिघल जाता। मीरा ने कभी अरविंद को दानव बनाकर नहीं सुनाया। वह कहती कि मनुष्य कभी कभी अपने आसपास की आवाजों में अपना हृदय सुनना भूल जाता है। अनाया पूछती कि क्या उन्होंने आपको दुख दिया? मीरा चुप हो जाती, फिर उसके बाल सहलाकर कहती कि दुख देने वाला भी किसी दिन अपने भीतर दुख लेकर जीता है। यह उत्तर बच्ची के लिए संतोषजनक नहीं था। उसे लगता कि मां बहुत क्षमा करती है, पर उसी क्षमा ने उसके भीतर कठोरता के बजाय न्याय की आग जलाई, जो बाद में सेवा बनकर निकली।
अजमेर की गलियों में जीवन सस्ता था, पर बीमारियां महंगी। मीरा ने मंदिर के बाद एक छोटे दवाखाने में सफाई का काम पकड़ लिया। वहां वह पुराने पट्टे धोती, बिस्तर बदलती, मरीजों को पानी पिलाती। डॉक्टर अक्सर गरीबों को डांटते, पर मीरा उनकी बातों से अधिक मरीजों की आंखों को सुनती। एक बार एक बूढ़े मुसाफिर ने उसके हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, तू नर्स होती तो भगवान तुझे दुगुना आशीर्वाद देता। मीरा ने हंसकर कहा कि मैं तो बस हाथ हूं, इलाज ऊपर वाला करता है। अनाया ने उस दिन पहली बार नर्स बनने का सपना देखा। स्कूल की फीस जुटाने के लिए मीरा ने रात में सिलाई शुरू की। दिन की थकान के बाद भी वह लालटेन के नीचे ब्लाउज सीती और अनाया पास बैठकर किताब पढ़ती। कभी धागा उलझ जाता तो मीरा कहती कि जीवन भी ऐसे ही है, खींचोगे तो गांठ कस जाएगी, धैर्य से सुलझाओगे तो कपड़ा बच जाएगा। अनाया पढ़ाई में तेज थी। अध्यापिका ने कहा कि लड़की को आगे भेजो, वह बहुत आगे जा सकती है। मीरा ने उस रात पुराने डिब्बे से मां की टूटी चूड़ियां निकाली और बेच दी। शिक्षा उसके लिए गहनों से अधिक पवित्र थी। उधर जयपुर में अरविंद की दुनिया बाहर से उजली और भीतर से सुनसान थी। वह पदोन्नत होकर केंद्रीय कारागार का अधीक्षक बना। अखबारों में उसका नाम छपा। मंत्री उसके अनुशासन की प्रशंसा करते। हवेली में मेहमान आते और सावित्री देवी गर्व से कहती कि उनका बेटा लोहे का आदमी है। सचमुच वह लोहे जैसा हो गया था, पर लोहे में गर्मी नहीं रहती। रात को कमरे में लौटकर वह कभी अलमारी के पीछे मिली उस छोटी किताब को खोलता। मीरा की लिखावट में उसका नाम अब भी जीवित था, और यही बात उसे सबसे अधिक बेचैन करती। सावित्री देवी बूढ़ी होने लगी, पर उनका अहंकार उम्र से धीमा नहीं हुआ। वे रोज तुलसी को जल देती, व्रत रखती, पंडितों को दक्षिणा देती, पर घर की शांति लौटकर नहीं आई। विक्रम सिंह ने व्यापार के नाम पर खेत गिरवी रखे, फिर हवेली के गहनों पर नजर डाली। जिन हाथों को उन्होंने मीरा से श्रेष्ठ समझा था, वही हाथ कुल की तिजोरी खोखली कर रहे थे। जब पहली बार हिसाब में बड़ा घाटा सामने आया, सावित्री देवी ने माथा पकड़ा। उन्हें क्षण भर को मीरा की कांपती आवाज याद आई, पर उन्होंने फिर स्मृति को धक्का दे दिया। अरविंद को धीरे धीरे विक्रम पर संदेह होने लगा। कुछ रसीदें पुरानी फाइलों से मेल नहीं खाती थीं, कुछ हस्ताक्षर अजीब लगते थे। उसने मां से पूछा तो उन्होंने बात बदल दी। सत्य परिवार की प्रतिष्ठा से टकराता था, और प्रतिष्ठा अब भी घर का झूठा देवता बनी हुई थी। अरविंद ने जांच आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसके भीतर डर था कि कहीं पुराने आरोपों की राख में मीरा का निर्दोष चेहरा न मिल जाए। मनुष्य कभी कभी न्यायप्रिय होते हुए भी वही दरवाजा नहीं खोलता जिसके पीछे उसका अपराध खड़ा हो। अनाया किशोरी हुई तो मां की थकान को पहचानने लगी। मीरा की खांसी लंबी होती जा रही थी, पीठ झुकने लगी थी, और आंखों की रोशनी सिलाई के धागों में अटकती थी। अनाया ने कहा कि वह पढ़ाई छोड़कर काम करेगी। मीरा ने पहली बार उसे कठोर स्वर में डांटा। उसने कहा कि गरीब का बच्चा पढ़ाई छोड़ दे तो दुनिया खुश होती है, क्योंकि उसे फिर सस्ता मजदूर मिल जाता है। तू मेरी बेटी है, मेरी मजदूरी नहीं। उस रात अनाया रोई, पर अगले दिन स्कूल गई और पहले से अधिक मन लगाकर पढ़ी। 12वीं के बाद अनाया ने नर्सिंग प्रवेश परीक्षा दी। फॉर्म की फीस भरने के लिए मीरा ने कई घरों में खाना बनाना शुरू किया। वह सुबह दरगाह के पास की गली में रोटियां बेलती, दोपहर दवाखाने में काम करती, रात सिलाई करती। अनाया परिणाम वाले दिन कांप रही थी जब उसका नाम चयन सूची में आया। मीरा ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। उसने कोई नाच नहीं किया, कोई मिठाई नहीं बांटी, केवल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा कि प्रभु, मेरी बेटी को दूसरों का दर्द छूने की शक्ति देना, पर उसे मेरी तरह अकेला मत छोड़ना। नर्सिंग कॉलेज ने अनाया को दूसरी दुनिया दिखाई। वहां कुछ लड़कियां अमीर घरों से थीं, जिनके पास चमकते फोन और अंग्रेजी उच्चारण थे। अनाया के पास 2 जोड़ी सलवार, पुरानी किताबें और मां की बांधी हुई कपड़े की थैली थी। शुरू में उसे झिझक होती,
पर जब प्रशिक्षण में पहली बार उसने एक घायल मजदूर का घाव साफ किया, उसे लगा कि यही उसका स्थान है। मरीज ने दर्द में उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटी, धीरे। अनाया ने उसकी आंखों में वही भरोसा देखा जो लोग मीरा के हाथों में ढूंढते थे। मीरा अपनी बेटी को मजबूत देखती तो गर्व और भय दोनों महसूस करती। वह जानती थी कि सेवा की राह पर चलने वाले लोगों को संसार अक्सर सबसे अधिक चोट देता है। उसने अनाया को चेताया कि अस्पतालों में सफेद कोट हमेशा पवित्र नहीं होते और गरीब मरीजों की फाइलें कई बार झूठ बोलती हैं। अनाया हंसकर कहती कि मां, सब इतने बुरे नहीं होते। मीरा उत्तर देती कि सब बुरे नहीं होते, पर जो अच्छे हैं उन्हें सोना नहीं चाहिए। यह वाक्य अनाया की स्मृति में गहरे उतर गया, जैसे भविष्य ने पहले ही संकेत भेज दिया हो। कर्म का पहिया चुपचाप घूम रहा था। जयपुर की राठौड़ हवेली में एक एक कर सुख की वस्तुएं टूटने लगीं। विक्रम एक घोटाले में फंसा, उसके बेटे विदेश भाग गए और जिन रिश्तेदारों ने कभी मीरा के चरित्र पर फुसफुसाहट की थी, वे अब सावित्री देवी की बीमारी में दिखाई नहीं देते थे। अरविंद ने मां को अकेले बैठकर रोते देखा। उन्होंने पूछा कि क्या दर्द है। सावित्री देवी ने कहा कि घुटनों में, पर सच घुटनों में नहीं, स्मृति में था। वह जानती थीं कि कुछ पापों का भार शरीर बाद में उठाता है। अरविंद ने विवाह फिर नहीं किया। कई प्रस्ताव आए, कुलीन घरों से, सुंदर स्त्रियों से, राजनीति से जुड़े परिवारों से। सावित्री देवी चाहती थीं कि वंश का दीप फिर जले, पर अरविंद हर बार मना कर देता। वह कहता कि उसका जीवन सेवा के लिए है, पर असल में वह किसी स्त्री की आंखों में फिर से वह प्रश्न नहीं देखना चाहता था जिसका उत्तर उसने मीरा को कभी नहीं दिया। रात को जेल से लौटते समय वह कई बार सड़क किनारे मां बेटी को चलते देखता और बिना कारण गाड़ी धीमी कर देता। शायद रक्त अपनी अनुपस्थिति में भी पुकारता है। एक दिन अजमेर के दवाखाने में रफीक चाचा आए, जो कभी छोटी चोरी के अपराध में जेल गए थे और रिहा होने के बाद दरगाह के बाहर चप्पलें संभालते थे। मीरा ने उनकी बीमार पत्नी की सेवा की, बिना यह पूछे कि उनका अतीत कैसा था। रफीक चाचा ने उसका आदर बेटी की तरह किया। जब उन्हें पता चला कि मीरा कभी राठौड़ परिवार से जुड़ी थी, वे चौंके, क्योंकि उन्होंने जेल में अरविंद का नाम सुना था। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा कि अतीत को दुआ में रखो, खबर में नहीं। रफीक ने उसकी बात मान ली, पर सच को याद रखा। अनाया की पढ़ाई पूरी होते होते मीरा का शरीर भीतर से टूटने लगा। डॉक्टर ने आराम, दवा और जांच की सलाह दी। आराम उनके घर में सबसे महंगी चीज थी। दवा कभी ली जाती, दवा कभी छोड़ी जाती, जांच अगले महीने पर टलती रहती। अनाया नौकरी खोज रही थी और मां खर्च छिपा रही थी। जब अनाया को जयपुर के शांति सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल में प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति मिली, मीरा ने बाहर से मुस्कुराकर बधाई दी। भीतर उसका हृदय कांपा, क्योंकि जयपुर वही शहर था जहां उसका नाम कभी मिटा दिया गया था। जयपुर लौटने से पहले मीरा दरगाह गई। उसने चादर नहीं चढ़ाई, क्योंकि पैसे कम थे। उसने केवल जाली पकड़कर आंखें बंद कीं और कहा कि मेरे बच्चे को उसके कर्म का उजाला देना, मेरे अतीत की छाया नहीं। फिर वह पास के कृष्ण मंदिर में गई और वही प्रार्थना दोहराई। उसे धर्मों के नामों से अधिक मन की सच्चाई पर भरोसा था। अनाया ने पूछा कि मां, क्या आप डरती हैं? मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि डरती हूं, पर भागना अब थकान से भी कठिन है। कभी कभी कर्म वहीं लौटाता है जहां से न्याय अधूरा छोड़ा गया हो। जब मां बेटी जयपुर पहुंची, शहर बदल चुका था। मॉल, फ्लाईओवर, चमकती रोशनियां और भीड़ ने पुराने घावों पर आधुनिक धूल डाल दी थी, पर मीरा को हर मोड़ पर कोई पुरानी आहट सुनाई देती। उसने राठौड़ हवेली की दिशा में नहीं देखा। अनाया अस्पताल के हॉस्टल में रही। मीरा ने पास की बस्ती में कमरा लिया। वहां मजदूर, रिक्शा वाले, घरेलू कामगार और छोटे दुकानदार रहते थे।
मीरा फिर भी संतुष्ट थी, क्योंकि बेटी की नौकरी शुरू हो गई थी। उसे क्या पता था कि जिस शहर ने उसे कभी पत्नी होने से वंचित किया, वही अब मां होने की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। शांति सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल दूर से किसी पुण्य स्थल जैसा दिखता था। उसके मुख्य द्वार पर संगमरमर की पट्टिका लगी थी, जिस पर बड़े दानदाताओं के नाम सोने के अक्षरों में चमकते थे। भीतर प्रवेश करते ही अगरबत्ती की हल्की गंध, देवी की तस्वीरें और मुस्कुराते बच्चों के पोस्टर लोगों को विश्वास दिलाते कि यह गरीबों का उपचार ईश्वर की सेवा समझकर होता है। अनाया ने नौकरी के पहले दिन वही देखा और उसके मन में गर्व भर गया। उसे लगा कि मां की तपस्या ने उसे ऐसी जगह पहुंचाया है जहां वह सचमुच किसी का दर्द हल्का कर सकेगी। डॉ महेश भंडारी ने नए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पताल का उद्देश्य लाभ नहीं, मानवता है। उसका चेहरा गोल, आवाज मीठी और हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी। वह हर वाक्य में सेवा, करुणा और धर्म जैसे शब्द रखता, पर उसकी आंखें सामने खड़े लोगों को नहीं, उनकी उपयोगिता को तौलती थीं। अनाया ने उस दिन यह अंतर नहीं समझा। उसने केवल इतना महसूस किया कि बड़े अस्पतालों की ठंडी मशीनों के बीच भी किसी गरीब मरीज का हाथ पकड़ना संभव होगा। उसकी सफेद वर्दी उसे मां की अधूरी इच्छाओं का उत्तर लग रही थी। प्रशिक्षण के पहले सप्ताह में उसे सामान्य वार्ड में लगाया गया। वहां सच बाहर की पट्टिका से बहुत अलग था। अमीर दानदाता आते तो उन्हें साफ चादर, शीघ्र जांच और मुस्कुराती नर्सें मिलती। गरीब मजदूर, विधवाएं, रिक्शा वाले और बूढ़े किसान घंटों पर्ची लिए बैठे रहते। दवाइयों की कमी हमेशा उन्हीं के लिए होती, जिनकी जेब खाली होती। फिर भी अनाया अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करती। वह घाव साफ करते समय मरीज से नाम पूछती, दवा देते समय समझाती, और किसी की आंखों में भय देखती तो मां की तरह धीमे से कहती कि सांस लंबी लो। धीरे धीरे उसे फाइलों में अजीब बातें दिखने लगीं, जिन मरीजों को वह रात में गंभीर हालत में देखती, सुबह रजिस्टर में उनके नाम के सामने स्थानांतरित लिखा होता। कुछ लोगों की सहमति पत्रों पर अंगूठे लगे होते, जबकि वे पढ़ना तो दूर, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। दवा की शीशियों पर नाम बड़े ब्रांडों का होता, पर गंध और असर अलग लगते। उसने वरिष्ठ नर्स से पूछा तो उत्तर मिला कि नए लोग अधिक सवाल न करें। अस्पताल में करुणा काम की चीज थी, पर जिज्ञासा खतरनाक। एक शाम एक वृद्ध किसान को तेज बुखार में लाया गया। उसका बेटा बार बार कह रहा था कि वह जमा राशि सुबह तक दे देगा, अभी पिता को देख लो। ड्यूटी डॉक्टर ने फाइल किनारे कर दी। अनाया ने नियम तोड़कर उसका तापमान लिया और ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। रात में उसने स्टोर से दवा मांगी तो वार्ड बॉय बोला कि मुफ्त वाले मरीजों के लिए यह इंजेक्शन नहीं है। अगले दिन वही इंजेक्शन एक निजी कमरे में रखे फल की टोकरी के पास दिखा। अनाया के भीतर पहली बार क्रोध ने सेवा का हाथ पकड़ लिया। उसने मां से कहा कि यह कुछ ठीक नहीं है। मीरा बस्ती के छोटे कमरे में चूल्हे के पास बैठी थी, खांसी दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने बेटी की आंखों में बेचैनी देखी और बोली कि जहां दया का नाम बहुत ऊंचा लिखा हो, वहां हिसाब की किताब जरूर देखना। अनाया ने पूछा कि क्या हर जगह गरीबों के साथ ऐसा ही होता है? मीरा ने उत्तर दिया कि हर जगह नहीं, पर जहां मनुष्य की जान को रकम से तौला जाता है, वहां गरीब मरने से पहले ही छोटा कर दिया जाता है। अनाया ने कुछ रजिस्टरों की प्रतिलिपि अपने छोटे फोन में खींचनी शुरू की। वह जानती थी कि यह नियमों के विरुद्ध है, पर जिन नियमों से अपराध छिपे हों, उनका पालन करना भी अपराध जैसा लगा। एक रात उसने देखा कि पीछे के दरवाजे से महंगी गाड़ी आई। 2 आदमी सफेद चादर से ढका स्ट्रेचर लेकर ऊपर गए, पर स्ट्रेचर पर पड़ा व्यक्ति बेहोश नहीं था। उसने फोन पर हंसते हुए किसी को गाली दी। सुरक्षा गार्डों ने रास्ता खाली कराया। फाइल में नाम लिखा गया, महेंद्र सेठी। अनाया को उसका चेहरा किसी अखबार की अपराध खबर जैसा लगा। डॉ भंडारी ने अगले दिन उसे अपने कमरे में बुलाया।
कमरे में एयर कंडीशनर चल रहा था। दीवार पर बड़े संतों और नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें थीं। उसने मुस्कुराकर कहा कि अनाया, तुम्हारी लगन अच्छी है, पर सेवा में अनुशासन भी जरूरी है। गरीब मरीजों से भावनात्मक लगाव रखोगी तो टूट जाओगी। उसने मेज पर रखी फाइल बंद कर दी और धीमे स्वर में जोड़ा कि इस अस्पताल में बहुत बड़े लोग जुड़े हैं। जो बच्चियां गरीब घर से मेहनत करके ऊपर आती हैं, उन्हें अपना रास्ता खुद खराब नहीं करना चाहिए। यह सलाह नहीं, धमकी थी। अनाया बाहर आई तो उसके हाथ ठंडे थे। उसने सोचा कि नौकरी छोड़ दे, पर तुरंत मां का चेहरा सामने आ गया। किराया, दवा, भोजन और भविष्य सब इस वेतन से जुड़े थे। बस्ती की औरतें उसे सम्मान से देखती थीं, क्योंकि वह अस्पताल में काम करती थी। मां कहती थी कि भागना आसान है, बदलना कठिन। अनाया ने नौकरी नहीं छोड़ी। उसने अपनी सावधानी बढ़ाई। अब वह कम बोलती, अधिक देखती और हर गलत कागज को मन की दीवार पर लिखती जाती। भीतर एक अघोषित प्रतिज्ञा आकार लेने लगी थी। मीरा की तबीयत उसी समय बिगड़ने लगी। खांसी में खून की हल्की लकीर दिखाई दी, पर उसने कपड़ा छिपा दिया। अनाया ने नोटिस किया और बहुत डरी। सरकारी अस्पताल में लंबी कतार थी, निजी अस्पताल असंभव था। अंततः उसने मां को शांति सेवा में दिखाने का निर्णय लिया, क्योंकि कर्मचारी होने के नाते शायद कुछ छूट मिल जाए। मीरा ने मना किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मां, आपने जीवन भर मुझे ढोया है। अब मेरी बारी है कि मैं आपका भार नहीं, आपका अधिकार उठाऊं। अस्पताल के काउंटर पर जब अनाया मां को लेकर पहुंची, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि कर्मचारी की वर्दी भी गरीबी को पूरी तरह नहीं ढकती। क्लर्क ने पूछा कि जमा राशि कितनी देंगे। अनाया ने कहा कि मैं यहीं काम करती हूं, तनख्वाह से कटवा लीजिए। उसने कंधे उचकाए और बोला कि नियम सबके लिए है। डॉक्टर ने जांच लिख दी, पर कुछ जांचें तब तक न होने को कहा गया जब तक भुगतान न हो। मीरा कुर्सी पर बैठी बेटी को देखती रही। उसके चेहरे पर दर्द से अधिक अपमान की चिंता थी। अनाया ने अपने बचाए पैसे, मां के पुराने कड़े और उधार के कुछ नोट मिलाकर शुरुआती राशि जमा की। मीरा को पहले निरीक्षण कक्ष में रखा गया, फिर अचानक कहा गया कि सामान्य वार्ड में भेजना पड़ेगा, क्योंकि विशेष बिस्तर खाली नहीं। अनाया ने देखा कि उसी समय एक व्यापारी की पत्नी के लिए कमरा खाली किया जा रहा था। उसने विरोध किया तो वरिष्ठ नर्स ने आंखों से चुप रहने को कहा। मीरा ने कमजोर स्वर में बेटी से कहा कि बिस्तर कोई भी हो, तेरे हाथ पास हो तो डर नहीं। यह सांत्वना अनाया को और अधिक रुला देना चाहती थी। सामान्य वार्ड में मीरा को तीसरे लोहे के खाट पर रखा गया। चादर गीली सी थी, गद्दा धंसा हुआ और बगल में एक वृद्धा लगातार कराह रही थी। अनाया ने अपने हाथों से चादर बदली, तकिया लगाया और मां के बाल पीछे किए। मीरा ने पूछा कि इतनी उदास क्यों है। अनाया ने कहा कि मैं नर्स हूं, फिर भी आपको ठीक जगह नहीं दे पा रही। मीरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि सेवा जगह से नहीं, स्पर्श से पहचानी जाती है। पर अनाया जानती थी कि यह वाक्य मां की करुणा है, व्यवस्था की माफी नहीं। अगले दिनों में अनाया दो जीवन जीने लगी। ड्यूटी पर वह दूसरे मरीजों की देखभाल करती, बीच बीच में मां की ड्रिप देखती, डॉक्टरों के पीछे दौड़ती, दवा खरीदती और रात में बिस्तर के पास कुर्सी पर झपकी लेती। कई बार वह मां की फाइल आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों से विनती करती, पर हर जगह दस्तखत, जमा राशि और अनुमति की दीवार थी। डॉ भंडारी ने एक बार मीरा को देखकर पूछा कि यह तुम्हारी मां है। अनाया ने हां कहा। वह बोला कि भावुक मत बनो, हर मरीज को बचाया नहीं जा सकता। अनाया ने पहली बार उससे घृणा महसूस की। मीरा अस्पताल में भी दूसरों की चिंता करती रही। बगल की वृद्धा के पास कोई परिजन नहीं था, तो वह अनाया से कहती कि पहले उसे पानी दे आ। फर्श पर पड़े बच्चे को खांसी उठती तो मीरा अपनी चादर का किनारा उसकी ओर बढ़ा देती। अनाया झुंझलाकर कहती कि मां, आप स्वयं मरीज हैं,
मीरा उत्तर देती कि दुख बांटने से बीमारी नहीं बढ़ती, पर मन अकेला नहीं रहता। यह सुनकर पास बैठे लोग उसे मीरा बहन कहने लगे, जिन्हें अस्पताल ने नंबर बना दिया था। वे उसके पास फिर से नाम बन जाते। इसी बीच अनाया को सबसे भयानक बात पता चली। एक गरीब मजदूर की पत्नी से ऑपरेशन की अनुमति के कागज पर अंगूठा लगवाया गया था, जबकि उसे बताया गया था कि यह दवा की स्वीकृति है। बाद में वह आदमी मर गया और फाइल में लिखा गया कि परिवार ने अंगदान की इच्छा व्यक्त की। पत्नी रोती रही कि उसे कुछ समझाया ही नहीं गया। अनाया ने फाइल की तस्वीर लेनी चाहिए, पर वार्ड बॉय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने फुसफुसाकर कहा कि अपनी मां को इसी अस्पताल में रखना है ना, तो समझदार बनो। डर ने उसके गले में कांटे उगा दिए। उस रात अनाया ने मीरा को सब बताने का सोचा, पर मां का चेहरा इतना थका था कि वह चुप रह गई। मीरा ने स्वयं पूछा कि कौन सा बोझ छिपा रही है। अनाया ने कहा कि अगर किसी जगह की नींव सड़ जाए तो एक नर्स क्या कर सकती है। मीरा ने आंखें बंद कर कहा कि एक दीपक अंधेरे को खत्म नहीं करता, पर वह अंधेरे की सत्ता को झूठा कर देता है। सच को अकेले मत ढो, पर उसे छोड़ भी मत देना। अनाया ने मां का हाथ चूम लिया। उसे लगा कि वह डर सकती है, पर गवाह बने बिना नहीं जी पाएगी। रफीक चाचा एक दिन अस्पताल पहुंचे। उन्हें किसी मरीज से मिलने आना था, पर मीरा को देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अनाया को अलग ले जाकर कहा कि बेटी, यह जगह साफ नहीं है। कुछ लोग बाहर भी बातें कर रहे हैं। जेल के कुछ बड़े कैदी यहां रातें काटते हैं। अनाया ने चौंक कर पूछा कि आप कैसे जानते हैं। रफीक ने अपने पुराने जेल जीवन का संक्षिप्त संकेत दिया और कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं। उन्होंने अरविंद राठौड़ का नाम नहीं लिया, पर उनके मन में एक निर्णय बनने लगा कि सही खबर सही आदमी तक पहुंचनी चाहिए। उधर अस्पताल प्रशासन को संदेह हो गया कि अंदर से कोई जानकारी बाहर जा रही है। स्टोर का ताला बदला गया, रजिस्टर केवल विशेष अनुमति से मिलने लगे और कुछ कर्मचारियों के फोन जांचे गए। अनाया ने अपने फोन से तस्वीरें एक पुरानी मेमोरी कार्ड में छिपा दीं, जिसे उसने मां के तकिए के नीचे नहीं बल्कि अपने जूते की सिलाई में रखा। डर अब रोज का साथी था। जब वह गलियारे में चलती, उसे लगता कोई पीछे देख रहा है। फिर मां की खांसी सुनाई देती और वह याद करती कि भय से बड़ा कर्तव्य है। मीरा की हालत अचानक एक शाम बहुत खराब हुई। डॉक्टर देर से आया, जल्दी में देख गया और बोला कि जांच रिपोर्ट के बिना कुछ कहना कठिन है। रिपोर्ट पैथोलॉजी में अटकी थी क्योंकि भुगतान पूरा नहीं था। अनाया ने रोते हुए कहा कि मेरी तनख्वाह रोक लो, पर रिपोर्ट निकालो। क्लर्क ने नियमों की किताब दिखा दी। मीरा ने बेटी को पास बुलाकर कहा कि रो मत, आंसू से कागज नहीं खुलते। लेकिन उस रात अनाया अस्पताल की छत पर जाकर फूटकर रोई। नीचे शहर की रोशनियां थी, ऊपर ईश्वर मौन था और बीच में गरीबों की सांसें लटकी थीं। तीसरी मंजिल का बंद वार्ड अब अधिक सक्रिय था। रात में वहां भोजन के बड़े पैकेट, शराब की बोतलें और अजनबी लोग जाते। अनाया ने एक बार फाइल में महेंद्र सेठी की नाड़ी और तापमान सामान्य लिखा देखा, जबकि उसकी दवा सूची किसी गंभीर हृदय रोगी जैसी बनाई गई थी। उसने समझ लिया कि बीमारी यह नकाब है। उसी रात कविता सिंह के एक गुप्त सूत्र ने अस्पताल से जुड़ी सूचना आगे बढ़ाई और रफीक चाचा ने भी अपनी ओर से खबर पहुंचाई कि शांति सेवा में गरीबों की कराह के पीछे बड़े अपराधियों की हंसी छिपी है। छापे से एक दिन पहले डॉ. भंडारी ने अनाया को फिर बुलाया। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसने कहा कि तुम्हारी मां का इलाज लंबा चल सकता है और अस्पताल की मदद तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर है। अनाया ने उसकी आंखों में देखकर पूछा कि क्या सेवा भी सौदे में मिलती है। भंडारी ने मेज पर उंगली थपथपाई और बोला कि दुनिया आदर्शों से नहीं चलती, बच्ची। अनाया ने उत्तर नहीं दिया, पर भीतर उसने मां की कही बात दोहराई कि जो अच्छे हैं उन्हें सोना नहीं चाहिए। वह कमरे से बाहर आई तो उसके कदम कांप रहे थे, पर दिशा स्पष्ट थी। बरसात वाली रात, जब अरविंद भेष बदलकर अस्पताल में प्रवेश करने वाला था,
अनाया मां की ड्रिप बदल रही थी। उसे नहीं पता था कि बाहर न्याय धीरे धीरे जूतों की आवाज में पास आ रहा है। मीरा ने बेटी से कहा कि आज बारिश की गंध वैसी है जैसी जयपुर छोड़ते समय थी। अनाया ने पूछा कि क्या आपको उस शहर से अब भी दर्द होता है। मीरा ने बहुत धीरे कहा कि शहर दोषी नहीं होते, लोग होते हैं, और लोग भी कभी कभी अपने कर्म से लौट सकते हैं। अनाया ने मां का माथा पोंछा, बिना जाने कि वही लौटना अब दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अरविंद खाट के पास बैठे थे और उनके चारों ओर अस्पताल की अफरा तफरी किसी दूर के तूफान जैसी लग रही थी। मीरा की उंगलियां उनकी हथेली से थोड़ी दूर पड़ी थीं, जैसे वर्षों का विरह अब भी एक पतली रेखा बनकर बीच में था। वह रेखा इतनी छोटी थी कि छूने में क्षण भर लगता, और इतनी लंबी थी कि पार करने में पूरा जीवन कम पड़ जाए। मीरा ने आंखें खोलकर उन्हें देखा, फिर अनाया की ओर देखा। उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल थकान के नीचे छिपी करुणा थी। अनाया ने पिता शब्द को अपने भीतर कभी जगह नहीं दी थी, फिर भी उस आदमी को देखकर उसकी नसों में खून तेज दौड़ने लगा। वह जानती थी कि यह वही अरविंद राठौड़ है, जिसकी तस्वीर मां के पुराने कागजों में छिपी थी और जिसके बारे में मां ने कभी कटु शब्द नहीं कहा। उसे मां की उस क्षमा पर आज क्रोध आ रहा था। उसने धीरे पर कांपती आवाज में कहा कि आप यहां अधिकारी बनकर आए हैं या पछतावे का तमाशा देखने। अरविंद ने सिर उठाया, पर उसकी आंखों में उत्तर नहीं था। मीरा ने बेटी का हाथ पकड़ना चाहा, पर उसकी शक्ति साथ नहीं दे रही थी। अनाया तुरंत झुक गई। मीरा ने बहुत धीमे कहा कि क्रोध को अभी थोड़ा रोक ले बेटी, अभी बहुत लोग बचाने हैं। यह वाक्य सुनकर अनाया की आंखें भर आईं। वह समझती थी कि मां मृत्यु के दरवाजे पर भी दूसरों की चिंता कर रही है। उसे लगा कि दुनिया ने ऐसी स्त्री को ही सबसे अधिक चोट क्यों दी। अरविंद ने भी यह सुना और उनके भीतर पुराने न्याय का सिंहासन हिल गया। उन्होंने पहली बार जाना कि करुणा कठोरता से कहीं अधिक साहसी होती है। कविता सिंह ने कमरे में प्रवेश कर स्थिति संभाली। उन्होंने 2 नर्सों को बुलाया, एक सरकारी डॉक्टर को तत्काल सामान्य वार्ड में आने का आदेश दिया और पुलिसकर्मियों से कहा कि किसी मरीज के रिश्तेदार को डराया न जाए। अस्पताल के कर्मचारी भागना चाहते थे, पर बाहर मुख्य द्वार सील हो चुका था। भंडारी ऊपर से नीचे लाया जा रहा था। अब भी अपने प्रभावशाली परिचितों के नाम ले रहा था। वह कह रहा था कि यह छापा राजनीतिक है। अरविंद ने उसकी आवाज सुनी, पर इस समय उन्हें राजनीति नहीं, मीरा की टूटती सांसें अधिक सच्ची लग रही थीं। सरकारी डॉक्टर ने मीरा की जांच की और गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि उसे तत्काल बेहतर निगरानी चाहिए। अनाया ने पूछा कि क्या देर हो गई है। डॉक्टर ने उत्तर देने से पहले अरविंद की ओर देखा, मानो किसी अधिकारी की उपस्थिति में सत्य भी अनुमति मांगता हो। अरविंद ने कठोर स्वर में कहा कि परिवार को पूरा सच बताया जाए। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। संक्रमण और कमजोरी ने शरीर को थका दिया है, पर अभी उपचार किया जा सकता है। अनाया ने होंठ काट लिए। उसे पता था कि हर विलंब पैसों ने बनाया था। मीरा को स्थानांतरित करने के लिए स्ट्रेचर लाया गया, पर सामान्य वार्ड के कई मरीज भयभीत होकर उठ बैठे। उन्हें लगा कि पुलिस आने के बाद गरीबों को फिर बाहर फेंक दिया जाएगा। एक बूढ़े ने अरविंद से हाथ जोड़कर पूछा कि साहब, हमारी दवा बंद तो नहीं होगी? यह प्रश्न सुनकर अरविंद का चेहरा झुक गया। वर्षों तक उन्होंने कैदियों से अपराध स्वीकार करवाए थे। आज गरीबों की आंखें उनसे व्यवस्था का अपराध स्वीकार करवा रही थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई उपचार बंद नहीं होगा। आज रात से यह अस्पताल दान का मुखौटा नहीं, कानून की निगरानी में रहेगा। भंडारी को जब सामान्य वार्ड के सामने रोका गया तो मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहचान नहीं थी, पर पीड़ा जरूर थी। वह उन अनेक चेहरों में से एक था जिन्होंने उसे फाइल और भुगतान में बांट दिया था। अनाया ने भंडारी की ओर उंगली उठाकर कहा कि आपने मेरी मां की रिपोर्ट रोकी, दवा रोकी, बिस्तर रोका। भंडारी ने तिरस्कार से कहा कि अस्पताल नियम से चलता है, भावनाओं से नहीं।
इस बार अरविंद ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या नियमों में नकली दवा, झूठी सहमति और कैदियों की विलासिता भी लिखी है? भंडारी का चेहरा एक क्षण को पीला पड़ा, फिर वह संभल गया। उसने कहा कि आप सिद्ध कीजिए, केवल आरोप से प्रतिष्ठा नहीं टूटती। अरविंद ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो धन और संबंधों की लंबी छाया में पलता है। कविता ने तुरंत रजिस्टर खुलवाए। दवा भंडार से बरामद नकली इंजेक्शन, तीसरी मंजिल के कमरे से मिले फोन, शराब और फर्जी नाम की फाइलें सामने रखी गईं। अनाया ने कांपते हाथों से अपने जूते की सिलाई से मेमोरी कार्ड निकाला। उसने कहा कि कुछ प्रमाण मेरे पास भी हैं, पर मेरी मां को धमकी दी गई थी। अरविंद ने मेमोरी कार्ड अपने हाथ में लिया। उसे लगा जैसे यह छोटी सी वस्तु अनाया का नहीं, मीरा का साहस है, जो बेटी के रक्त में फिर जन्मा है। उन्होंने कविता को संकेत किया कि डिजिटल प्रमाण सुरक्षित किए जाएं। भंडारी ने तुरंत कहा कि यह लड़की बदला ले रही है, उसकी मां मुफ्त इलाज चाहती थी। अनाया आगे बढ़ी, पर मीरा ने आंखों से रोका। अरविंद ने शांत आवाज में कहा कि गरीब का मुफ्त इलाज मांगना अपराध नहीं, पर दान के नाम पर उसकी देह का सौदा करना अपराध है। कमरे में खड़े कर्मचारियों ने पहली बार किसी अधिकारी से यह वाक्य सुना। छापे की कार्यवाही तेज हो गई। पीछे के गलियारे से बंद अलमारी खोली गई, जिसमें कई मरीजों की मूल फाइलें छिपी थीं। कुछ फाइलों पर लाल निशान था, कुछ पर अज्ञात कोड। एक रजिस्टर में उन दान राशियों का हिसाब था जो गरीबों के उपचार के नाम पर आईं, पर निजी खातों में मुड़ गईं। ऑपरेशन थिएटर के पास एक अलग कमरे में आधी रात के हस्ताक्षरित सहमति पत्र मिले। कई अंगूठे एक ही स्याही से लिए गए थे। कविता का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि यह अस्पताल नहीं, व्यवस्थित शिकारगाह है। अरविंद ने तीसरी मंजिल पर लौटकर राघव मल्होत्रा से पूछताछ की। राघव पहले धमकी देता रहा कि उसके वकील सुबह तक सब रुकवा देंगे। फिर जब फोन जब्त हुए और जेल अधिकारियों के नामों वाली सूची मिली, तो उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने स्वीकार नहीं किया, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अरविंद ने अपने ही विभाग के 2 कर्मचारियों के नाम देखकर आंखें बंद कर लीं। भ्रष्टाचार बाहर से दीवार नहीं तोड़ता, वह भीतर से ईंटों को खोखला करता है। उनकी सेवा, उनका गर्व, सब पर धूल की परत बैठ गई। नीचे लौटते समय अरविंद ने देखा कि सावित्री देवी का फोन लगातार आ रहा है। उन्हें शायद समाचार चैनल से छापे की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने फोन नहीं उठाया। इतने वर्षों तक उन्होंने मां की आवाज को धर्म, मर्यादा और परिवार का अंतिम विधान मान लिया था। आज पहली बार उन्हें लगा कि कुछ आवाजों का उत्तर मौन से नहीं, सत्य से दिया जाना चाहिए। मीरा को निगरानी कक्ष में रखा गया था, पर उसने आग्रह किया कि अनाया दूसरे मरीजों को भी देख आए। वह अपनी बेटी की ड्यूटी को अपने दर्द से बड़ा मानती रही। यह बात अरविंद को भीतर तक काटती रही। अनाया दवाएं बांटने गई, तो अरविंद कुछ क्षण मीरा के साथ अकेले रह गए। मशीन की धीमी बीप के बीच उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें सुना नहीं। मीरा, यह स्वीकारोक्ति बहुत देर से आई थी। मीरा ने आंखें खोलीं और उत्तर दिया कि देर से सुना हुआ सत्य भी झूठ से अच्छा होता है। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए, पर वह रोने का अधिकार भी खो चुके थे। उन्होंने पूछा कि अनाया मेरी बेटी है ना? मीरा ने हल्की मुस्कान से कहा कि यह प्रश्न तुम्हारे रक्त से पहले तुम्हारे कर्म को पूछना चाहिए था। उन शब्दों ने उन्हें कहीं गहरे घायल किया, पर उसमें आरोप की आग नहीं, सत्य की ठंडी धार थी। अरविंद ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि तुमने घर लौटना नहीं चाहा, और बच्ची की बात दबाव थी। मीरा ने थकी हंसी हंसी, जिसमें जीवन भर का धुआं था। उसने कहा कि पत्र लिखे थे, शायद वे हवेली की दीवारों से आगे नहीं जा सके। मैंने तुम्हें दोष देने की कोशिश की, पर फिर अनाया को देखती और सोचती कि उसे घृणा विरासत में ना दूं। यही मेरी अंतिम संपत्ति थी। अरविंद ने पूछा कि तुमने मुझसे संपर्क फिर क्यों नहीं किया?
मीरा ने कुछ देर आंखें बंद रखीं, फिर बोली कि जिस घर से विश्वास निकाला जाता है, वहां स्त्री अपना प्रमाण लेकर लौटे भी तो दरवाजा उसे अदालत बना देता है। पिता बूढ़े थे, समाज भूखा था और बच्ची को दूध चाहिए था। मैंने जीवन चुना, मुकदमा नहीं। यह उत्तर सुनकर अरविंद समझ गए कि उनकी अनुपस्थिति केवल एक घटना नहीं थी, वह रोज की रोटी, रोज का अपमान और रोज की चुप्पी बनकर मीरा के साथ रही थी। अनाया लौटकर आई तो उसने दोनों को चुप पाया। वह समझ गई कि अतीत का कोई दरवाजा खुला है। उसने कठोर स्वर में कहा कि मां को आराम चाहिए। मीरा ने कहा कि आराम तभी होगा जब तेरा मन थोड़ा शांत होगा। अनाया ने आंसू रोकते हुए पूछा कि क्या मैं उस आदमी को क्षमा कर दूं जिसने आपको अकेले मरने के लिए छोड़ दिया? मीरा ने उत्तर दिया कि क्षमा आदेश से नहीं आती बेटी, पर हृदय में इतनी जगह बचाकर रखना कि सत्य प्रवेश कर सके। घृणा बहुत जल्दी पूरा घर घेर लेती है। कविता सिंह ने अरविंद को बाहर बुलाया। उसने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण कागज अस्पताल के ट्रस्ट कार्यालय में है, जहां स्थानीय नेताओं और जेल विभाग के कुछ लोगों के हस्ताक्षर मिल सकते हैं। कार्रवाई कठिन होगी क्योंकि सुबह तक दबाव आएगा। अरविंद ने पूछा कि क्या वारंट पर्याप्त है? कविता ने कहा कि कानून पर्याप्त है, अगर उसे लागू करने वाला पीछे न हटे। यह वाक्य उनके लिए व्यक्तिगत परीक्षा था। अगर वह आगे बढ़ते तो अपने विभाग, अपने परिचितों और शायद परिवार की पुरानी प्रतिष्ठा को भी कटघरे में लाना पड़ता। पीछे हटते तो मीरा की खाट पर पड़ा सत्य फिर मर जाता। उन्होंने बिना देर किए ट्रस्ट कार्यालय खुलवाने का आदेश दिया। ताला तोड़ा गया। भीतर गद्देदार कुर्सियां, वातानुकूलित कमरा, महंगे कालीन और दीवार पर करुणा के भाषणों के प्रमाण पत्र लगे थे। अलमारी से फाइलें निकलीं तो उनमें दान, सरकारी अनुदान, नकली खरीद और मरीजों की मृत्यु का उलझा हुआ जाल था। एक फाइल में जेल अस्पताल से शांति सेवा को भेजे गए विशेष कैदियों की सूची थी। कुछ नामों के सामने वीआईपी निर्देश लिखा था। अरविंद की आंखें सूची पर जम गईं। न्याय की व्यवस्था में उनकी अपनी छाया भी अब प्रश्नों में खड़ी थी। एक पुरानी रजिस्टर बही में गरीब मरीजों के नाम के आगे 3 संकेत थे। पहला, भुगतान असमर्थ। दूसरा, संभावित दाता। तीसरा, अनुपयोगी। कविता ने शब्द पढ़ते ही बही बंद कर दी, जैसे कागज से दुर्गंध उठ रही हो। अनाया दरवाजे पर खड़ी थी और उसने भी सुन लिया। उसने कहा कि मेरी मां किस श्रेणी में थी? कोई उत्तर नहीं दे पाया। अरविंद ने बही फिर खोली। मीरा व्यास के नाम के आगे भुगतान असमर्थ लिखा था और लाल पेंसिल से प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किस चीज की थी? यह सोचकर अनाया कांप गई। अरविंद ने बही मेज पर पटक दी। भंडारी को जब यह बही दिखाई गई तो उसके चेहरे की शांति टूट गई। उसने कहा कि यह पुराने प्रशासक की लिखावट है। कविता ने पूछा कि फिर आपकी मुहर हर पन्ने पर क्यों है? वह चुप हो गया। बाहर कुछ फोन आने लगे। किसी मंत्री के सहायक ने बात करनी चाहिए। किसी ट्रस्ट सदस्य ने छापे को रोकने की धमकी दी। अरविंद ने सब कॉल रिकॉर्ड करने का आदेश दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस रात का छापा केवल अस्पताल पर नहीं, उनके अपने भय पर भी था। जितने फोन बज रहे थे, उतने ही पुराने भ्रम टूट रहे थे। सामान्य वार्ड में इस बीच मरीजों के लिए दवा खुली। स्टोर से सीलबंद सही दवाएं निकाली गईं, जिन पर पहले केवल निजी कक्षों का अधिकार था। कुछ गरीब परिजन रोने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि बिना पैसे कोई इंजेक्शन मिल सकता है। अनाया एक बच्चे को दवा दे रही थी। तभी उसकी आंखें अरविंद से मिलीं। उसमें अभी भी क्रोध था, पर उसके पीछे एक कठिन प्रश्न भी था। क्या यह आदमी सचमुच बदल सकता है? अरविंद ने कोई उत्तर आंखों से देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल अगले मरीज की फाइल उठाकर डॉक्टर को बुलाया। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। बारिश कम होने लगी थी, पर अस्पताल के भीतर जमा वर्षों की गंदगी अभी खुल रही थी। मीरा को थोड़ी ऑक्सीजन दी गई। उसने अरविंद से कहा कि अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो केवल मुझे बड़े कमरे में न ले जाना। इस वार्ड की हर खाट पर
कोई मीरा पड़ी है, कोई पत्नी, कोई मां, कोई मजदूर, कोई बच्चा। मेरे जीवन का हिसाब मुझे ईश्वर से मिल जाएगा, पर इनके जीवन का हिसाब अभी तुम्हारे हाथ में है। अरविंद ने उस क्षण जाना कि मीरा ने उसे क्षमा से पहले दायित्व दिया है। सुबह से पहले भंडारी, राघव मल्होत्रा और कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। मीडिया बाहर चीख रहा था, पर अरविंद ने किसी कैमरे के सामने बयान नहीं दिया। वह निगरानी कक्ष में लौटा। अनाया मां के सिरहाने बैठी थी। मीरा की आंखें उनींदी थीं, पर चेहरे पर हल्की शांति थी। अरविंद दरवाजे पर ठिठक गए। अनाया ने उन्हें भीतर आने से नहीं रोका, पर स्वागत भी नहीं किया। यही उनके लिए उचित दंड था। वह चुपचाप कमरे के कोने में खड़े रहे, जैसे कोई अपराधी अपने निर्णय की प्रतीक्षा में हो। मीरा ने आंखें खोलकर दोनों को एक साथ देखा। उसने धीमे कहा कि जीवन बहुत लंबा भी हो तो कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, और बहुत छोटा भी हो तो कुछ कर्म पूरे किए जा सकते हैं। अनाया ने मां के हाथ पर अपना माथा रख दिया। अरविंद ने पहली बार बिना रक्षा, बिना तर्क, बिना पद के कहा कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मीरा ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल आंखों से संकेत किया कि अभी पश्चाताप को कर्म बनाना होगा। बाहर सुबह की पहली फीकी रोशनी अस्पताल की गंदी खिड़कियों से भीतर आ रही थी। जैसे अंधेरे ने हार नहीं मानी, पर पीछे हटना शुरू कर दिया। सुबह की रोशनी अस्पताल के गलियारों में फैल चुकी थी, पर रात की गिरफ्तारी, चीखें और बरामद फाइलों की गंध अभी हवा में अटकी थी। अरविंद ने पूरी रात आंख नहीं मूंदी। अधिकारी बयान लिख रहे थे। कविता सिंह जब्त दस्तावेजों की सूची बना रही थी, और मीडिया बाहर किसी बड़े खुलासे की भूखी भीड़ की तरह जमा था। पर अरविंद के भीतर सबसे बड़ा खुलासा किसी फाइल में नहीं, मीरा के कमजोर वाक्यों में था। वह जान चुके थे कि कानून से पहले मनुष्य को अपने घर के अंधेरे में छापा मारना पड़ता है। रफीक चाचा सुबह दरवाजे पर आए, भीगे कुर्ते और कांपते हाथों के साथ। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकना चाहा, पर अनाया ने पहचानकर भीतर बुला लिया। वह मीरा के पास गए, धीरे से उसके पैरों की ओर बैठे और दुआ की तरह सिर झुका दिया। मीरा ने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी। रफीक की आंखों में वर्षों पुरानी कृतज्ञता और आज का भय दोनों थे। उन्होंने अरविंद की ओर देखा। क्यार कर भागा, जैसे किसी कठिन सत्य का बोझ सौंपने से पहले उसके कंधों की ताकत जांच रहे हों। फिर बोले कि साहब, कुछ चीजें देर से मिलती हैं, पर मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी पुरानी थैली से एक छोटा पीतल का डिब्बा निकाला। डिब्बा जंग खाया था, किनारों पर हरी परत जम गई थी और ढक्कन पर लाल धागा बंधा था। अरविंद ने उसे देखते ही मीरा की आंखों में हलचल देखी। यह वही डिब्बा था जिसे उसके पिता ने विदा के समय दिया था। रफीक ने बताया कि मीरा ने कुछ साल पहले उसे यह कहकर रखा था कि यदि कभी अनाया को उसके जन्म का सच जानना पड़े या अरविंद सच में सुनने आए, तब यह दे देना। कमरे में मौन भारी हो गया। अनाया ने डिब्बे को मां के पास रखा, पर मीरा ने आंखों से संकेत किया कि अरविंद खोले। उनके हाथ कांपे। ढक्कन खुलते ही भीतर से पुराने कागजों, सूखे फूलों और समय की बंद गंध उठी। सबसे ऊपर विवाह की एक धुंधली तस्वीर थी, जिसमें अरविंद युवा, गर्वीले और मीरा लज्जित पर उजली दिख रही थी। उसके नीचे पत्र थे, कुछ अधूरे, कुछ भेजे न गए, कुछ वापस आए हुए। एक कागज पर अनाया का जन्म प्रमाण पत्र था। पिता के नाम के आगे साफ लिखा था, अरविंद सिंह राठौड़। अरविंद की सांस अटक गई। उन्होंने पहला पत्र उठाया। कागज पीला पड़ चुका था, पर लिखावट अब भी स्थिर थी। उसमें मीरा ने लिखा था कि वह मां बनने वाली है और वह चाहती है कि बच्चे को विवाद का हथियार न बनाया जाए। उसने अरविंद से केवल एक बार मिलने की विनती की थी। उसने लिखा था कि यदि वह दोषी है तो सामने सुनकर दंड स्वीकार करेगी, पर बिना सुने त्यागे जाने का बोझ गर्भ से भारी है। अरविंद पत्र पढ़ते पढ़ते रुक गए। यह वही सत्य था
जिसे किसी ने जला दिया था, पर जिसकी राख अब भी जीवित थी। दूसरे पत्र में मीरा ने अपनी सफाई नहीं, घटना का विवरण लिखा था। उसने लिखा था कि घर की तिजोरी से उसने कुछ नहीं लिया, अपने गहने बेचकर एक विधवा की बच्ची को बिचौलियों से छुड़ाया था। साथ में पुराने सुनार की रसीद थी, जिस पर गहनों का वजन और मीरा का नाम दर्ज था। एक और कागज में उस बच्ची की मां का अंगूठा लगा। बयान था कि सहायता मीरा ने निजी गहनों से दी। अरविंद ने रसीद को ऐसे देखा जैसे उनके पुराने निर्णय की गर्दन पर सत्य की मुहर लग गई हो। डिब्बे में विक्रम सिंह के हस्ताक्षरों की नकल दिखाने वाले 2 कागज भी थे। रफीक चाचा ने कहा कि यह उन्हें बहुत बाद में मिला, जब विक्रम का एक पुराना मुनीम बीमारी में दवाखाने आया था। मीरा ने उसकी सेवा की और अपराधबोध में उसने बताया कि घर के खाते विक्रम ने बिगाड़े थे। उसने मीरा का नाम इसलिए चुना क्योंकि सबको भरोसा था कि गरीब बहू पर आरोप तुरंत चिपक जाएगा। मुनीम ने लिखित बयान देना चाहा, पर कुछ ही दिनों में मर गया। मीरा ने कागज संभाल लिए, पर मुकदमा कभी नहीं किया। अरविंद ने सिर पकड़ लिया। जिस दिन अदालत में मीरा ने बोलना चाहा था, उस दिन यदि वह 1 मिनट भी उसकी ओर देख लेते, तो शायद यह सब न होता। उन्होंने अपने पद, परिवार और मर्यादा की रक्षा समझकर जिस चुप्पी को चुना, उसी ने एक स्त्री को बिना अपराध वनवास दे दिया। मीरा ने उन्हें देखा और बहुत धीमे कहा कि जो बीत गया उसे काटकर नया जीवन नहीं बनाया जा सकता। अरविंद ने उत्तर दिया कि पर जो मैंने किया उसका दंड कैसे कम होगा। मीरा ने कहा कि दंड को कर्म में बदलो, तभी वह प्रायश्चित होगा। अनाया ने सारे कागज देखे, पर उसका चेहरा शांत नहीं हुआ। उसे लगा कि सत्य मिलने से घाव बंद हो जाएंगे, पर उलटे हर घाव की गहराई मापी जाने लगी। उसने कहा कि मां, आपने यह सब छिपाया क्यों? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारे साथ धोखा हुआ था? मीरा ने बेटी का हाथ पकड़ा और बोली कि मैं चाहती थी तेरा जीवन प्रमाण जुटाने में न बीते। तू उपचार करना सीखे, हिसाब नहीं। पर अब शायद समय आ गया है कि तू जाने, क्षमा और न्याय दुश्मन नहीं होते, बस उनकी गति अलग होती है। दोपहर तक सावित्री देवी अस्पताल पहुंची। उम्र ने उनका शरीर झुका दिया था, पर चेहरे पर पुरानी कठोरता की छाया अब भी थी। बाहर पत्रकार उन्हें पहचान कर प्रश्न पूछ रहे थे, पर वह किसी तरह भीतर आईं। अरविंद ने उन्हें कमरे में लाने से पहले डिब्बे के कागज सामने रख दिए। सावित्री देवी ने पहले देखने से इनकार किया, फिर एक एक कागज पढ़ते हुए उनके हाथ कांपने लगे। जन्म प्रमाण पत्र पर अनाया का नाम देखकर उनका चेहरा राख जैसा हो गया। उन्होंने दीवार पकड़ ली। कर्म ने इतने वर्षों बाद उनके सामने वही बच्ची खड़ी कर दी जिसे उन्होंने पत्रों में मिटा दिया था। सावित्री देवी ने अरविंद की ओर देखा, पर वहां पुत्र का सहारा नहीं। न्यायाधीश का मौन था। उन्होंने धीरे से स्वीकार किया कि मीरा का पहला पत्र उन्होंने जलाया था। उन्हें डर था कि बच्चा घर को फिर बांध देगा और कलंक भी साथ लौट आएगा। वह रोने लगी, पर उनके आंसू अनाया को दया नहीं दे सके। अनाया ने कहा कि आपने केवल पत्र नहीं जलाया, मेरी बचपन की पहचान, मेरी मां की सुरक्षा और मेरे पिता का साहस भी जला दिया। सावित्री देवी के पास कोई उत्तर नहीं था। अहंकार पहली बार शब्दहीन बैठ गया। मीरा ने संकेत किया कि उन्हें पास लाया जाए। सावित्री देवी कांपती हुई खाट के पास पहुंची। वर्षों पहले जिस बहू को उन्होंने दहलीज से बाहर करवाया था, आज उसी के सामने झुकना उनके लिए मृत्यु जैसा कठिन था। वह घुटनों के बल बैठ गईं और बोलीं कि मुझे क्षमा कर दे बहू, मैंने कुल बचाने के नाम पर अपना मन खो दिया। मीरा ने उनका हाथ उठाने की कोशिश की। उसने कहा कि मांझी, मैं आपको श्राप देती तो अनाया को प्रेम कैसे सिखाती? पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह छोटा था। यह सुनकर सावित्री देवी और अधिक रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अनाया को अपनी पोती कहने का अधिकार खो चुकी हूं। अनाया ने कड़वे स्वर में उत्तर दिया कि अधिकार खून से नहीं, साथ से बनता है। आप चाहें तो पश्चाताप कर सकती हैं,
पर मुझे तुरंत संबंध मत दीजिए। कमरे में यह वाक्य चाकू की तरह चला, पर मीरा ने उसे रोका नहीं। उसने समझा कि बेटी का सच भी उतना ही पवित्र है जितना उसका क्षमा करना। हर पीढ़ी को अपने दर्द का व्रत स्वयं तोड़ना पड़ता है। कविता सिंह शाम को जांच की नई जानकारी लेकर आईं। अस्पताल ट्रस्ट में विक्रम सिंह का भी अप्रत्यक्ष हिस्सा निकला था। उसने अपने व्यापारिक घाटे से बचने के लिए कई नकली आपूर्ति कंपनियां बनाईं और भंडारी के साथ मिलकर दवाइयों के बिल बढ़ाए। अरविंद यह सुनकर सन्न रह गए। वही व्यक्ति जिसने मीरा पर झूठा आरोप लगाया था, वर्षों बाद गरीब मरीजों की दवा भी खा रहा था। कर्म का चक्र सीधा नहीं चलता, पर लौटते समय वह उन दरवाजों को भी तोड़ता है जिन्हें लोग सुरक्षित समझते हैं। सावित्री देवी ने अपना सिर दीवार से लगा लिया। अरविंद ने तुरंत विक्रम की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया, क्योंकि प्रक्रिया कविता की इकाई से चलनी थी। फिर भी उन्होंने अपने विभागीय संपर्कों को स्पष्ट कहा कि कोई दबाव स्वीकार नहीं होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन पर सलाह दी कि मामला सीमित रखो, वरना कई नाम खुलेंगे और तुम्हारी सेवा भी संकट में आएगी। अरविंद ने उत्तर दिया कि मेरी सेवा यदि सच छिपाकर बचती है तो वह सेवा नहीं, वेतन है। यह कहते हुए उन्हें मीरा की आंखें याद थीं। पहली बार उन्होंने पद की रक्षा से अधिक आत्मा की रक्षा को महत्व दिया। रात फिर उतर आई, पर इस बार अस्पताल में अजीब हलचल थी। कुछ डॉक्टर सचमुच काम करने लगे, कुछ कर्मचारी डर से विनम्र हो गए और गरीब मरीजों को दवाएं मिलने लगीं। फिर भी व्यवस्था का घाव एक रात में नहीं भरता। एक बच्चा अभी भी बुखार में कांप रहा था। एक बूढ़ी स्त्री अपने बेटे की गिरफ्तारी से डरी थी और कई परिवार समझ नहीं पा रहे थे कि छापा उनके लिए मुक्ति है या नई मुसीबत। मीरा ने अनाया से कहा कि जाकर देख, किसे पानी चाहिए। अनाया ने विरोध किया, पर मां की आंखों ने आदेश दिया। अनाया बाहर गई तो अरविंद उसके पीछे कुछ दूरी पर चले। उन्होंने देखा कि वह हर मरीज के पास झुकती है, नाम पूछती है, दवा समझाती है और रोते परिजन को धैर्य देती है। उसमें मीरा की करुणा थी, पर अपनी पीढ़ी की आग भी। अरविंद को गर्व महसूस हुआ, पर तुरंत लज्जा ने उस गर्व को रोक दिया। जिस बेटी को उन्होंने कभी गोद में नहीं उठाया, उसके गुणों पर अधिकार कैसे जताते। उन्होंने चुपचाप पानी की बाल्टी उठाई और वार्ड में बांटना शुरू किया। कुछ लोगों ने पहचाना भी नहीं कि यह वही अधिकारी है जिसने छापा मारा था। अनाया ने उन्हें बाल्टी उठाए देखा तो क्षण भर ठिठकी। उसके मन में क्रोध ने कहा कि यह अभिनय है। पश्चाताप ने कहा कि शायद शुरुआत है। उसने कोई टिप्पणी नहीं की, केवल एक खाली गिलास उनकी ओर बढ़ा दिया। यह क्षमा नहीं थी, पर तिरस्कार से थोड़ा आगे की जगह थी। अरविंद ने गिलास लिया और पानी भर दिया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, पर उस मौन में पहली बार रक्त संबंध का शोर नहीं, सेवा का छोटा पुल था। मीरा दूर से यह दृश्य देख रही थी और उसकी आंखें नम थीं। आधी रात को मीरा ने अरविंद को पास बुलाया। उसने कहा कि मेरे बाद अनाया को मनाने की जल्दी मत करना। पिता होने का दावा मत करना, पिता होने का श्रम करना, उसके प्रश्नों से मत भागना, पर उत्तर भी अपने आंसुओं से मत खरीदना। अरविंद ने सिर हिलाया, पर उनके आंसू गिर पड़े। मीरा ने कहा कि रो, पर रोने के बाद उठना। अस्पताल में जो लोग फाइलों में मरे हुए लिखे गए हैं, उनके परिवारों को न्याय चाहिए। जिनकी देह का सौदा हुआ, उन्हें नाम वापस चाहिए। मेरी चिता से पहले उनका हिसाब शुरू करो। अरविंद ने पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कोई अंतिम इच्छा है। मीरा कुछ देर चुप रही। बाहर बारिश थम गई थी और पेड़ों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि मेरी इच्छा निजी नहीं है। इस अस्पताल को बंद मत होने देना, वरना गरीब फिर सड़क पर मरेंगे। इसे उन लोगों से छीनो जिन्होंने इसे बाजार बनाया, और उन हाथों को दो जो सेवा जानते हैं। यदि कभी मेरे नाम पर कुछ करो तो पत्थर की मूर्ति मत बनाना। एक साफ बिस्तर, एक सच्ची दवा और एक दयालु नर्स मेरे लिए काफी होगी। सावित्री देवी ने यह सुना और रोते हुए कहा
कि राठौड़ हवेली, खेत, गहने, जो भी बचा है सब अनाया का है। अनाया ने तुरंत कहा कि मुझे दान नहीं चाहिए। मीरा ने धीरे से कहा कि दान नहीं, सुधार का साधन समझ। धन ने जब अन्याय किया है तो धन से ही कुछ घाव भरे भी जा सकते हैं, यदि हाथ बदल जाए। अरविंद ने मां की ओर देखा। यह वही संपत्ति थी जिसके गर्व ने मीरा को छोटा किया था। अब वही संपत्ति उसके नाम पर गरीबों के बिस्तर बन सकती थी। कर्म कभी कभी वस्तुओं को भी अर्थ बदलने पर मजबूर करता है। सुबह से पहले विक्रम सिंह को हिरासत में लेने की खबर आई। वह भागने की कोशिश में पकड़ा गया था। उसके पास अस्पताल ट्रस्ट के कागज, नकली कंपनियों की मुहरें और कुछ पुराने घर के लेखे मिले। सावित्री देवी ने आंखें बंद कर लीं, जिसे उन्होंने कुल का रक्त समझकर बचाया। उसने कुल की हड्डियां बेच दीं। अरविंद को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि किसी की गिरफ्तारी मीरा के वर्षों की भरपाई नहीं कर सकती थी। पर सत्य का मार्ग कम से कम खुला था। उन्होंने कविता से कहा कि हर पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया जाए, चाहे इसमें महीनों लगे। मीरा की सांसें उस दिन थोड़ी स्थिर हुईं, पर डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि खतरा टला नहीं है। अनाया ने मां के बाल संवारे, कपड़े बदले और तकिए के पास पीतल का डिब्बा रख दिया। उसने पहली बार अरविंद से सीधे पूछा कि क्या आप सच में इन सबके खिलाफ जाएंगे? भले आपका नाम, आपका विभाग, आपकी मां सब कटघरे में आए। अरविंद ने बिना देर किए कहा कि हां, क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारी मां को खोया था, अब सत्य को नहीं खोऊंगा। अनाया ने उनकी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ, पर उसने अविश्वास की दीवार में एक छोटी दरार महसूस की। मीरा ने दोनों को देखते हुए आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी लंबे तप के बाद साधक को क्षण भर मिलती है। बाहर अस्पताल की दीवार पर लगी सेवा की झूठी पट्टिका हटाई जा रही थी और पुलिस नए नोटिस लगा रही थी। भीतर एक स्त्री, जिसे कभी घर से निकाला गया था, अब उसी घर और अस्पताल दोनों के कर्म का केंद्र बन चुकी थी। अरविंद ने पीतल का डिब्बा अपने माथे से लगाया। अनाया ने मां की हथेली पकड़ी। सावित्री देवी जमीन पर बैठी राम नाम जप रही थी, पर इस बार जप में अहंकार नहीं, पश्चाताप था। भोर के बाद की पहली लंबी सुबह में शांति सेवा अस्पताल किसी युद्ध भूमि की तरह दिखता था, जहां तलवारें नहीं, फाइलें, सीलें और टूटे भ्रम बिखरे थे। डॉ भंडारी, राघव मल्होत्रा और विक्रम सिंह हिरासत में थे, पर गलियारों में पड़े मरीजों की कराह ने किसी विजय का उत्सव नहीं होने दिया। बाहर पत्रकार पूछ रहे थे कि कितने लोग पकड़े गए। भीतर बूढ़ी माताएं पूछ रही थी कि आज दवा मिलेगी या नहीं। अरविंद ने समझ लिया कि अपराधियों को पकड़ना आरंभ है, पर अन्याय से घायल व्यवस्था को उठाना कहीं कठिन है। कविता सिंह ने कहा कि अस्पताल को तुरंत बंद करना कानूनी रूप से आसान होगा। फाइलें सील, ट्रस्ट निलंबित, भवन सरकारी नियंत्रण में और मामला अदालत में। पर बाहर बैठे मरीजों को कहां ले जाया जाएगा, इसका उत्तर किसी आदेश में नहीं था। अनाया ने यह सुना तो उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि जिन लोगों ने अस्पताल को बाजार बनाया, उन्हें बंद कीजिए, पर बिस्तर बंद मत कीजिए। मेरी मां जैसी स्त्रियां सड़क पर नहीं मरनी चाहिए। अरविंद ने उसकी ओर देखा और मीरा की अंतिम इच्छा उनके भीतर आदेश बनकर स्थिर हो गई। अस्थायी नियंत्रण समिति बनाई गई, सरकारी डॉक्टर बुलाए गए, दवा भंडार की नई सूची बनी, नकली दवाएं अलग रखी गईं और सही दवाओं को गरीब वार्डों तक पहुंचाया गया। कुछ कर्मचारी भाग गए, कुछ रोकर कहने लगे कि वे मजबूर थे। अरविंद ने किसी को तुरंत क्षमा नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो सच बताएगा उसे कानून सुनेगा, जो झूठ बोलेगा उसे कानून याद रखेगा। यह वाक्य कठोर था, पर इस बार उसकी जड़ में घमंड नहीं, जवाबदेही थी। वह हर खाट के पास गए, नाम पूछा और पहली बार गरीबों की फाइलों को चेहरों से मिलाया। मीरा को अब साफ कमरे में रखा गया था, पर उसने आग्रह किया कि दरवाजा खुला रहे। उसे बंद सुविधा से डर लगता था, क्योंकि वर्षों तक बंद दरवाजों ने ही उसकी आवाज रोकी थी।
कमरे में कोई विलासिता नहीं रखी गई, केवल साफ चादर, सही दवा, ऑक्सीजन और खिड़की से आती नीम की हल्की गंध। अनाया उसके पास बैठती, फिर वार्ड में दौड़ जाती। अरविंद दूर कुर्सी पर रहते, जैसे उपस्थिति का अधिकार धीरे धीरे अर्जित कर रहे हों। मीरा कभी कभी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती, और वह मुस्कान दंड भी थी, मुक्ति भी। अदालत में मामले की पहली सुनवाई ने शहर को हिला दिया। बड़े दानदाताओं ने स्वयं को अनजान बताया, नेताओं ने दूरी बनाई, और कुछ अधिकारियों ने फाइलों के गायब होने की बात कही। भंडारी ने दावा किया कि वह समाज सेवी है और सब साजिश है, पर मेमोरी कार्ड, नकली दवा के नमूने, फर्जी नाम वाले कैदी, अंगूठों से लिए गए सहमति पत्र और ट्रस्ट के खातों ने उसके शब्दों की चमक उतार दी। फिर भी अरविंद ने देखा कि कानून की राह लंबी है। पाप तुरंत पकड़ा जा सकता है, पर दंड तक पहुंचते पहुंचते कई दरवाजे खरीदने की कोशिश होती है। अरविंद के विभाग में भी हलचल उठी। 2 जेल कर्मचारियों को निलंबित किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वे बयान नरम रखें। अरविंद ने साफ लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें अपने विभाग की विफलता भी दर्ज की। कई सहकर्मियों ने कहा कि वह अपनी ही कुर्सी काट रहे हैं। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया कि जो कुर्सी सत्य से डरती है, वह पहले ही टूटी हुई है। उस रात उन्होंने त्यागपत्र का मसौदा लिखा, पर तुरंत नहीं भेजा। पहले उन्हें मीरा की इच्छा के अनुसार अस्पताल को सुरक्षित हाथों में देना था। सावित्री देवी हवेली से कुछ गहने और जमीन के कागज लेकर अस्पताल आईं। कभी जिन गहनों से वे कुल की गरिमा नापती थीं, आज उन्हें बेचकर गरीब मरीजों के लिए दवा कोष बनाना चाहती थी। अनाया ने फिर विरोध किया, पर मीरा ने उसे समझाया कि पश्चाताप को कर्म बनने दो। सावित्री देवी ने सामान्य वार्ड में पहली बार अपने हाथों से खिचड़ी बांटी। कई लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, और यह उनके लिए वरदान था। बिना नाम, बिना पद, बिना ऊंचे आसन के सेवा करना उन्हें असहज लगा, पर उसी असहजता में उनका अहंकार पिघलने लगा। मीरा की सेहत क्षण क्षण बदलती रही। कभी वह जागती और अनाया से पूछती कि बगल वाली वृद्धा की दवा मिली या नहीं। कभी थकान उसे गहरी नींद में धकेल देती। डॉक्टरों ने कहा कि उपचार चल रहा है, पर शरीर बहुत संघर्ष कर चुका है। अनाया यह सुनकर भीतर से टूटती, पर मां के सामने मुस्कुराती। एक शाम मीरा ने कहा कि बेटी, मृत्यु से मत डर, अधूरे प्रेम से डर। जो प्रेम कर्म बन जाए, वह मृत्यु के बाद भी रसोई की आग, अस्पताल की दवा और किसी अनजान हाथ की गर्मी में जीवित रहता है। अरविंद ने मीरा से पूछा कि क्या वह राठौड़ हवेली लौटना चाहेगी। यह प्रश्न कहते समय उनकी आवाज कांप गई, क्योंकि उन्हें पता था कि वह घर अब आश्रय से अधिक स्मृति का बोझ था। मीरा ने आंखें बंद करके बहुत देर बाद कहा कि घर वह नहीं जहां नाम की पट्टिका हो। घर वह है जहां किसी की आवाज बिना डर के सुनी जाए। मैं अब कहीं लौटना नहीं चाहती, अरविंद, पर तुम हवेली की दहलीज खोल देना, ताकि वहां से कोई और बहू चुपचाप निर्वासित न हो। यह उत्तर उनके हृदय पर अंतिम आदेश की तरह अंकित हो गया। अनाया धीरे धीरे अरविंद से बात करने लगी, पर हर बात में दूरी थी। वह उन्हें साहब कहती, पिता नहीं। अरविंद ने कभी सुधारने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसने पूछा कि आपको मेरी पहली चाल, पहला स्कूल, पहली बीमारी कुछ नहीं पता? क्या खून की एक पंक्ति इतने वर्षों को भर सकती है? अरविंद ने कहा कि नहीं, और शायद भरनी भी नहीं चाहिए। मुझे अधिकार नहीं, अवसर चाहिए कि जहां मैं अनुपस्थित था, वहां अब ईमानदारी से उपस्थित रह सकूं। अनाया ने उत्तर नहीं दिया, पर उस रात उसने उन्हें मां के कमरे में बैठने से नहीं रोका। अस्पताल का नाम बदलने पर चर्चा हुई। कुछ अधिकारी चाहते थे कि सरकार के नाम पर नया बोर्ड लगे। दानदाता चाहते थे कि उनके परिवार की स्मृति जुड़ जाए। अरविंद ने मीरा से पूछा तो उसने कहा कि नाम से अधिक नियम बदलो। फिर भी समिति ने निर्णय किया कि गरीब वार्ड का नाम मीरा सेवा कक्ष होगा, पर वहां कोई बड़ी मूर्ति नहीं लगेगी। दीवार पर केवल एक वाक्य लिखा गया
कि रोगी भुगतान नहीं, प्राण है। उद्घाटन में कोई रिबन नहीं कटा। पहली साफ चादर एक अज्ञात मजदूर को दी गई और वही उस कक्ष का सच्चा आरंभ बना। कुछ सप्ताह बाद अदालत ने ट्रस्ट के पुराने प्रबंधन को हटाकर अंतरिम जनसमिति को अधिकार दिया। भंडारी की जमानत खारिज हुई, राघव को वापस जेल भेजा गया और विक्रम के खातों की जांच गहरी होती गई। पर कई बड़े नाम अब भी छाया में थे। कविता सिंह ने अरविंद से कहा कि लड़ाई लंबी होगी। उन्होंने उत्तर दिया कि लंबी लड़ाइयां ही समाज की असली परीक्षा होती हैं। पहले वह अपराध को कैदी की कोठरी में खोजते थे, अब उन्हें समझ आया कि अपराध कई बार दानपेटी, पूजा, भाषण और सम्मान पत्र के भीतर भी बैठा होता है। मीरा को एक सुबह अचानक तेज सांस फूलने लगी। अनाया ने डॉक्टर बुलाया, ऑक्सीजन बढ़ी, दवाएं दी गईं। अरविंद दरवाजे पर खड़े थे, हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि जैसे अपने भीतर के सारे पापों को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हों। सावित्री देवी राम नाम जप रही थी, पर उनकी आवाज टूट रही थी। मीरा ने संकेत किया कि सब पास आए। उसने अनाया का चेहरा छुआ, फिर अरविंद की ओर देखा। बोली कि मेरी बेटी को दुख की विरासत मत देना, उसे काम करने देना, रोने देना, प्रश्न करने देना, और जब वह चाहे तभी तुम्हें अपना कहना। अनाया मां से लिपटकर रो पड़ी। उसने कहा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। मीरा ने बहुत धीमे उत्तर दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए हर दिन जिया, वैसे तू उन लोगों के लिए जीना जिनकी मां किसी वार्ड में अकेली पड़ी हो। मेरे बिना मत रहना, मेरे साथ रहना, पर मेरे शरीर को पकड़कर नहीं, मेरे संस्कार को चलाकर। फिर उसने सावित्री देवी की ओर देखा। बोली कि मां जी, बहुओं को कुल में घोलने की कोशिश मत करना। उन्हें सुनना, घर सुनने से बचता है तो वही घर श्राप बन जाता है। अरविंद उसके पास झुके। शब्द उनके पास बहुत थे, पर कोई पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि मीरा, मैं देर से आया। उसने उत्तर दिया कि हां, पर खाली हाथ नहीं आए। अब इस देर को किसी और की प्रतीक्षा मत बनने देना। उसकी आंखें खिड़की की ओर गईं, जहां सुबह का सूरज नीम के पत्तों पर ठहर रहा था। दूर किसी मंदिर से घंटी बजी और साथ ही अस्पताल के बाहर किसी ने अजान दी। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ सांस ली, जैसे दोनों आवाजें उसके भीतर एक ही प्रार्थना बनकर उतर गईं। उसकी अंतिम सांस बहुत शांत थी। कोई नाटकीय झटका नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस उंगलियां अनाया की हथेली में ढीली पड़ी और चेहरा वैसा हो गया जैसा लंबे श्रम के बाद नींद में होता है। अनाया ने पहले विश्वास नहीं किया। वह मां का नाम पुकारती रही। फिर धीरे धीरे उसका सिर मीरा के सीने पर झुक गया। अरविंद ने आंखें बंद कर लीं। इतने वर्षों तक उन्होंने अपराधियों की मृत्यु रिपोर्ट पढ़ी थी, पर आज एक निर्दोष स्त्री की विदाई ने उन्हें मृत्यु नहीं, अपने जीवन की असली सुनवाई दिखा दी। मीरा का अंतिम संस्कार सादगी से हुआ। न हवेली की शान, न बड़े शोक संदेश, न राजनीतिक मालाएं। अन्न क्षेत्र की कमला काकी आईं, रफीक चाचा आए, बस्ती की औरतें आईं, अस्पताल के वे मरीज भी आए जो चल सकते थे। एक वृद्धा ने चिता के पास कहा कि वह हमें नाम से बुलाती थी। यही मीरा का शिलालेख था। अनाया ने मुखाग्नि के समय अरविंद को साथ खड़ा रहने दिया, पर अग्नि स्वयं दी। अरविंद ने उसे रोका नहीं। उन्हें लगा कि बेटी ने मां से केवल जन्म नहीं, अधिकार और साहस भी पाया है। चिता की राख ठंडी होने से पहले अरविंद ने अपना त्यागपत्र भेज दिया। उसमें लिखा था कि वह विभागीय जांच में सहयोग करेंगे और अपने पद से हटकर अस्पताल सुधार तथा पीड़ित परिवारों के न्याय कार्य में जीवन लगाएंगे। कई लोगों ने इसे भावुक निर्णय कहा। कुछ ने कहा कि वह अपनी छवि बचा रहे हैं। अरविंद ने किसी को स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह जान चुके थे कि प्रायश्चित घोषणा से नहीं, दिनचर्या से सिद्ध होता है। अगले सप्ताह से वह मीरा सेवा कक्ष में रोज सुबह आते, मरीजों के परिजनों को पर्ची भरने में मदद करते और दवा वितरण की सूची जांचते। अनाया ने नर्सिंग जारी रखी, फिर अतिरिक्त पढ़ाई की और धीरे धीरे अस्पताल की सामुदायिक देखभाल इकाई की प्रमुख बनी।
वह कठोर थी, पर अन्याय के प्रति, मरीजों के प्रति उसका हाथ मां जैसा कोमल रहता। वह अरविंद को अब भी लंबे समय तक साहब कहती रही। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा कि यह दाढ़ी वाले अंकल आपके पिता हैं क्या? अनाया चुप हुई। अरविंद ने तुरंत कहा कि मैं यहां सेवा करता हूं। बच्चे ने फिर पूछा, पर वह आपको ऐसे देखते हैं जैसे पिता देखते हैं। उस दिन अनाया ने पहली बार अरविंद की ओर देखा और आंखें नहीं मोड़ी। सावित्री देवी ने हवेली का एक भाग विधवाओं और परित्यक्त स्त्रियों के अस्थायी आश्रय के लिए खोल दिया। शुरुआत में समाज ने इसे दिखावा कहा और शायद उनके भीतर भी पश्चाताप के साथ प्रतिष्ठा की पुरानी आदत बची थी। पर जब पहली स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ वहां आई और सावित्री देवी ने स्वयं उसके लिए चूल्हा जलाया, तो उन्हें समझ आया कि क्षमा मांगना सरल है, किसी अजनबी की लज्जा ढकना कठिन। वह अक्सर मीरा की तस्वीर के सामने बैठती और कहती कि बहू, तूने मरकर मुझे जीना सिखाया। महीने वर्षों में बदले। शांति सेवा अस्पताल अब सचमुच सेवा का स्थान बनने लगा। हालांकि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। कभी दवा की कमी होती, कभी पुराने गिरोह से धमकी आती, कभी अदालत की तारीख टल जाती। पर अब गलियारों में डर अकेला नहीं था, उसके साथ प्रतिरोध चलता था। दीवार पर दानदाताओं की चमकदार सूची हटाकर पारदर्शी खर्च तालिका लगाई गई। गरीब मरीजों के परिजन समिति की बैठकों में बोलते। जिस जगह कभी अंगूठे छल से लिए जाते थे, वहां अब हर सहमति पत्र अपनी भाषा में समझाया जाता। यह छोटी बात नहीं थी। अरविंद बूढ़े होने लगे, पर उनके भीतर की कठोरता सेवा में गलकर एक अलग दृढ़ता बन गई। वह कई बार सामान्य वार्ड के बाहर बैठकर जूतों की पंक्ति ठीक करते, पानी के घड़े भरते या किसी अशिक्षित मजदूर को दवा का समय समझाते। कोई उन्हें पूर्व अधीक्षक कहता तो वह मुस्करा देते। अनाया ने एक शाम उन्हें देखा कि वह एक बूढ़े मरीज के पैर धो रहे हैं। उसे मां की बात याद आई कि पिता होने का दावा मत करना, श्रम करना। वह पास आई और बहुत धीमे कहा कि बाबूजी, दवा का रजिस्टर मुझे दे दीजिए। अरविंद के हाथ ठिठक गए। उस संबोधन ने कोई संगीत नहीं बजाया, कोई चमत्कार नहीं किया, पर अरविंद की आंखों में वर्षों से रुका पानी उतर आया। उन्होंने रजिस्टर आगे बढ़ाया और सिर झुका लिया। अनाया ने भी आंसू छिपा लिए। यह क्षण क्षमा का पूर्ण उत्सव नहीं था, बल्कि लंबी यात्रा का पहला विश्राम था। मीरा यदि होती तो शायद वही कहती कि हृदय की मिट्टी में देर से बोया बीज भी अंकुर दे सकता है, बशर्ते उसे आंसुओं से नहीं, कर्म से सींचा जाए। बाहर नीम के पत्ते हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आशीर्वाद दिया हो। हर वर्ष मीरा की पुण्यतिथि पर अस्पताल में भोज नहीं, मुफ्त स्वास्थ्य शिविर होता। अनाया मरीजों की कतार में सबसे पहले उन स्त्रियों को बुलाती जो चुपचाप कोने में बैठी होती। अरविंद पंजीकरण मेज पर बैठते, सावित्री देवी तुलसी के पत्ते और पानी बांटती, रफीक चाचा दुआ पढ़ते और कमला काकी खिचड़ी बनवाती। किसी ने कहा कि यह धर्मों का मिलन है। अनाया ने उत्तर दिया कि यह दुखों का मिलन है, और जहां दुख मिलकर सेवा बन जाए, वहां ईश्वर को नाम पूछने की जरूरत नहीं रहती। एक दिन अस्पताल की पुरानी दीवार पर बारिश गिर रही थी, वैसी ही जैसी उस रात गिरी थी जब अरविंद भेष बदलकर आया था। फर्क इतना था कि अब बरामदे में कोई गरीब जमा राशि के लिए अपमानित नहीं हो रहा था। एक नई नर्स ने पूछा कि मीरा व्यास कौन थी। अनाया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली कि वह ऐसी स्त्री थी जिन्हें समाज ने कमजोर समझा, पर जिनकी करुणा ने अपराधियों का साम्राज्य हिला दिया। अरविंद ने दूर से यह सुना। उन्हें लगा कि मीरा मरकर कथा नहीं बनी, कर्म बन गई है। रात को मीरा सेवा कक्ष में अंतिम चक्कर लगाते हुए अनाया ने एक बुजुर्ग मरीज की चादर ठीक की। अरविंद ने खिड़की बंद की, क्योंकि हवा तेज थी। दोनों कुछ देर साथ खड़े रहे। बाहर जयपुर की रोशनियां थी, भीतर सोते हुए मरीज। अनाया ने कहा कि मां कहती थी, घृणा बहुत जल्दी पूरा घर घेर लेती है। अरविंद ने उत्तर दिया कि तुम्हारी मां ने मेरे भीतर बचा हुआ घर बचा लिया। फिर दोनों मौन हो गए।
उस मौन में अब आरोप की दीवार नहीं, स्मृति की नदी थी। कर्म का पहिया घूम चुका था, पर उसका अर्थ प्रतिशोध नहीं। जागरण निकला।